अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्राहा इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोगों को आवाज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा आपके माइक्रोफोन पर, ताकि आप आके थोड़ा बहुत डॉक्टर अस्मा के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें हम लोगों को, और फिर डॉक्टर अस्मा को हम इनवाइट करेंगे कि वो हमें मालूमात दें कोविड के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में। फातिमा गनी साहब, आप प्लीज़ आ जाएं माइक्रोफोन पर। आवाज़ अभी नहीं आ रही है आपकी, एक मिनट। अब आ गई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा तारुफ करा दें डॉक्टर अस्मा के बारे में। ये तो वो है सर। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने डॉक्टर अस्मा को मदऊ किया, क्योंकि जिस परेशानी में हम गुजर रहे हैं उसमें हमें हर सूरत में प्रिवेंशन की तरफ जाना है, क्योर की तरफ नहीं। मैं डॉक्टर अस्मा को ऑलमोस्ट 15 साल से जानता हूँ। हम एक ही शहर से हैं, लेकिन हमारी मुलाकात हुई दुबई में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस प्रोजेक्ट में हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में, उसके साथ हम ये मिशन में हैं। सिर्फ दुबई के लिए नहीं, ग्लोबली हम कर रहे हैं ये काम। और डॉक्टर अस्मा जो हैं, शी इज़ ए प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट, जो औरतों के इसके जो होता है सिलसिला डिजीजेस उस पे हैं। एंड शी एडवांस्ड हरसेल्फ टू आईवीएफ, इंट्रोविट्रो फर्टिलिटी, जो आम इसमें कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उसकी ये कंसल्टेंट हैं माशाल्लाह, और पूरी दुनिया में जाती हैं और उस पे जो है ना कॉन्फ्रेंसेस देती हैं। इनका एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी ऑलमोस्ट 40 साल का है। माशाल्लाह बहुत ही जो है ना एजुकेटेड एक्सपीरियंस खातून है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो मुझे, ये मेरी जो बहन है, आई कॉल हर माय सिस्टर, जो सबसे मुझे अच्छी बात डॉक्टर अस्मा की लगी है ना, डॉक्टर हजरात जो होते हैं ना, वो नेचुरल ट्रीटमेंट या नेचुरल क्योर को खुले दिमाग से देखते नहीं है। अस्मा जो हैं माशाल्लाह थ्रू आउट इस 15 साल में, जब मेरी पहली मरतबा मुलाकात हुई उनसे, तो शी वाज वेरी ओपन माइंडेड। माशाल्लाह। क्या आप बाकी लोगों को आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से नेट कुछ इशू कर रहा है आज। जी आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा, क्योंकि पिक्चर होल्ड हो गई, फातिमा गनी साहब की आवाज नहीं आ रही। जी सर होल्ड हो गई है पिक्चर, जी जी, आवाज नहीं आ रही मुझे भी। आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी नेट का इशू है कुछ। मैसेज टाइप कर दें फातिमा गनी साहब को, शायद लिए शायद पिक्चर चली गई फातिमा गनी साहब की। आने दें इंशाल्लाह, इंतजार कर लेते हैं। और काफ़ी लोग आ चुके हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को तो आवाज़ क्लियर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, चलें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर अस्मा आ गई। नहीं जी सर, मैंने कहा टाइम बचाऊं थोड़ा सा। जी 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 फातिमा भाई तो मेरे भाई हैं, तो वो तो तारीफ करते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दूं। चलें। ये है कि जो आपका आज का मौजू है, ये तो ऑब्वियसली वक्त का तकाजा भी है, और उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमें ये नहीं मालूम कि हमारे ऑडियंस को हम कितना साइंटिफिकली लेके जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये होगा कि इसके बारे में इतनी आगाही दे दूं कि हम अपने घरों को और अपने मतलब अपने आप को महफूज कर सकें, और अगर मुब्तला हो गए तो उसको जल्दी मैनेज करके रिपेयर कर सकें। मेरा जी, जी। मकसद ये होगा। जी तो होपफुली फातिमा का मैसेज आया है जी जी। कि देयर इज अ क्लिक इन द टेक्नोलॉजी कमिंग। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें। जी, तो पहली बात तो ये कि थोड़ी सी जो ब्रीफिंग में, या देख लो 1 मिनट, शायद फातिमा भाई आ गए क्या? जी आ गए अस्मा, जी जी भाई बोलिए। बड़ी खुशी है कि आप जो ना इसको ज्वाइन किया है। और आखिर में मेरी रिक्वेस्ट होगी डॉक्टर अस्मा, क्योंकि आप जो है ना इस बरारा इंस्टीट्यूट में वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, लेट्स टेक इट लाइक दैट। तो आखिर में जो है ना अपना एक्सपीरियंस बरारा के बारे में बताइएगा, क्योंकि जब मैं आपके घर गया था कनाडा आने से पहले, तो आपकी इतनी मोटी जो है ना नोटबुक थी, वो देख के मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो किस तरह से आप जो है ना इस कोर्स को ले रही हैं और किस तरह से आपको फायदा हो रहा है, ये भी आप आखिर में अगर आपको टाइम ले जरूर बताइए। ओवर टू यू अस्मा। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और इस दुआ के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। तमाम बहन भाइयों को हद मरातब सलाम और दुआएं। मैं तो आपको कुरानी बहन भाई कहती हूँ। एक लफ्ज़ था अरफाती बहन भाई, अब मैंने ईजाद किया कुरानी बहन भाई। तो आप सबको मेरी तरफ से दुआएं, और अल्लाह में आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे, और हमें हिदायत दे कि हम अपने आप को इस नेमत से ज़्यादा देर तक इसकी हिफाजत कर सकें। तो आज का टॉपिक फिरोज़ भाई ने बहुत ही हस्बे मौका और वक्त का नाजुक हमारे पास एक धमाका है। तो पहली बात तो ये मैं जल्दी से बता दूं कि कोरोना वायरस है क्या भला, और ये ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होंगी वरना आप लोग सो जाएंगे। कोरोना वायरस, जैसे आप लफ्ज़ कोरोना जो है वो बेसिकली क्राउन से है, और इसकी वायरस की जो शक्ल है वो एक क्राउन के, इसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, इसकी वजह से इसे कोरोना कहा जाता है। और कोविड स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस डिजीज, COVID, कोरोना वायरस डिजीज। ये एक फैमिली है कोरोना वायरसेस की, जिसमें पहले सार्स यानी स्पेनिश रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था कुछ 100 साल पहले, और उसके बाद अब SARS-2, और मिडल ईस्ट में जब आया तो उसे मार्स का भी नाम आप सुनने में आया। तो कोरोना वायरस कॉमन वायरस फैमिली है, जो कि कॉमन कोल्ड से लेकर सीवियर निमोनिया तक इसकी रेंज है। और ये वायरस के जो प्रीवियसली ह्यूमन में इतना नहीं थी, लेकिन चाइना में 2019 में आपको पता है ये किस तरीके से वुहान से हम तक पहुंचा। लेकिन करंट सिचुएशन ये है कि यानी 28 जनवरी 2020 तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा केसेस चाइना में पता लग चुके थे। उसके साथ साथ फिर थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम, नेपाल, वो वाली बेल्ट में ज़्यादातर ये हमें मिले। अच्छा, इसके साथ जब हमें यहाँ पे आगे बढ़ा तो एविडेंसेस मिली कि कोरोना वायरस जो है वो कॉन्टैक्ट एनिमल्स के साथ, इन्फेक्टेड एनिमल से हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस ने फिर ये बताया कि नहीं, एनिमल कैरियर के साथ साथ ये इल्ज़ाम लगा कि भाई वो बैट्स और स्नेक्स और इन तमाम चीज़ों से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके ये होते हैं कि अब इस वक्त तो इतनी वैरायटी है कि एसिम्प्टोमेटिक वायरसेस भी हैं, पेशेंट्स भी हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं है, और दे आर ओनली कैरिंग इट एंड दे आर फॉरवर्डिंग इट ऑफ। लेकिन कॉमन सिम्टम्स में आप सबको पता है फीवर, कॉफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
और इसके साथ फिर जाहिर है इसकी सिवियरिटी और डिपेंडेंट है वो कि हमें किस हद तक किसको कितना इफेक्ट करेगा किसी को नहीं पता, लेकिन ट्रांसमिशन इसका जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्लोज कांटेक्ट से होता है। और रेस्पिरेटरी स्प्रे यानी रेस्पिरेटरी जो पार्टिकल्स हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, हैंडल्स हो, नॉब्स हो, कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो या आपके मोबाइल्स हो, किसी जगह से भी ये आपको तोहफा मिल सकता है। और इसकी सरफेस कंटेमिनेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रूफ मिल चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क किनको होता है? वही लोग जो ज़ाहिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं या वो लोग जो पैरामेडिक्स हैं और वो लोग जो क्लोज कांटेक्ट में लोगों के साथ आते हैं या जनरल पब्लिक अप्रोप्रिएट पर्सनल इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करती या कंट्रोल मेजर्स नहीं करती, उन्हीं लोगों को होता है। और इसके इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं वो थोड़ी सी पैथोलॉजी में उसकी बताऊंगी आपको कि इम्यूनिटी क्या बला है और हमें उस पर ही काम करना है। तो अगर हमें बचना है ना कोरोना से तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। जो एक शेर मैं अपने अब्बू का हर वक्त सुनाती हूँ कि घर को मजबूत करो अब्र को इल्ज़ाम ना दो, घर को मजबूत करो अब्र को इल्ज़ाम ना दो, मुनहदिम कच्चे मकानात हुआ करते हैं। अब चाहे वायरस ए बी सी, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कोई भी हो, इन्फ्लुएंजा वायरस हो, ये सारे वायरसेस, थोड़ी सी यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी वायरस और बैक्टीरिया और एक आम पैथोजन में क्या फ़र्क होता है। बैक्टीरिया तो आपके जिस्म को कंटामिनेट करता है, ब्लड में रहता है, ऑर्गन में चला जाता है, लेकिन हेडक्वार्टर को बहुत देर में इफेक्ट करता है, यानी न्यूक्लियस। ये जो RNA और DNA आपके न्यूक्लियस में मौजूद है उसको अटैक डायरेक्ट करता है वायरस। अब वायरस कोई भी वायरस हो सकता है और चूंकि वो हेडक्वार्टर को कंट्रोल करता है तो इसलिए वो पूरी बॉडी को बर्बाद कर सकता है। और कोई भी दवा जो उसके खिलाफ तैयार की गई आज तक, वो जाहिर बात है जब आप हेडक्वार्टर को उड़ाओगे तो वो सेल ही मर जाएगा। तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स एंटीवायरल ड्रग्स के भी हमारे सामने आए। तो ये थोड़ी सी बात हमें ज़हन नशीन करनी होगी कि एक आम बैक्टीरिया से या एक क्रॉनिक बैक्टीरिया से लड़ना जो है वो आसान है, लेकिन वायरस से लड़ना इसलिए मुश्किल है कि वायरस बिल्कुल आपकी कंट्रोलिंग बॉडी के साथ बैठा हुआ है, जो आपकी एक एक चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो इसमें जो मैसेंजर RNAs और DNAs जो आपकी वजह हैं, जो आपकी शनाख्त हैं, जो आप लेके पैदा हुए हैं अपनी जेनेटिक्स के साथ, उन्हीं को चेंज कर देती। और ये म्यूटेशंस इतनी तेजी से आ रही हैं हर वायरस के अंदर, और मोर सो इन कोरोना वायरस, कि हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वायरस जब जाता है तो उसी में इतनी टूट फूट हो जाती है कि एक नया वेरिएंट निकल आता है और उस नए वेरिएंट की फिर हमें मुश्किलात दूसरी तरह से नजर में आती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वायरस को समझना नहीं है क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने न्यूक्लियस को, अपनी बॉडी के सेल्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी उससे टकरा जाए, हमारी बॉडी में जो सोल्जर्स हमारे खुदा ताला ने हमें दिए हैं, कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो हमारी डिफेंस है, वो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो इनसे लड़ सके। अब कोरोना वायरस की जो अपीयरेंस है वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है, वो मैं बताऊंगी, लेकिन इम्यूनिटी कैसे शुरू होती है और कहाँ कहाँ आपके अंदर मौजूद है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी पे काम कर सकें। अगर हम फेस से शुरू करें तो आपकी आंख के अंदर का जो कतरा है, जिसको आप आंसू कहते हैं, वो भी अल्लाह ने उसके अंदर भी एक एंटीबॉडी रखी है। और अगर उसके अंदर एसिडिक कंटेंट है जो कि उसको साफ रखता है, तो वो वायरस के खिलाफ ज़्यादा नहीं काम करता, क्योंकि एल्कलाइन एनवायरनमेंट जो है उसमें वायरस ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं करता। इस तरह ये वायरसेस आप देखिए आंख पे अटैक कर रहे हैं, नाक पे अटैक कर रहे हैं, थ्रोट पे अटैक कर रहे हैं, और ये वो जगह हैं, ये वो गटर्स हैं कि जो एसिडिक कंटेंट रखते हैं। और पहले भी कुछ 100 साल पहले भी ये बात नोबेल प्राइज विनर्स ने कही कि अगर बॉडी एसिडिक होगी तो कोई भी डिजीज उसमें फ्लरिश हो सकती है। तो अगर हमें एक तरफ एसिडिक एनवायरनमेंट बैक्टीरिया से बचाता है तो दूसरी तरफ हमें दूसरी प्रॉब्लम्स में डिफेंस को कमज़ोर करता है। तो एक pH जो बॉडी का है उसको एल्कलाइन की तरफ अगर हम रखेंगे तो हम इवन कैंसर से लड़ सकते हैं। अब जरा सा नीचे आइए, आँख के बाद आपकी नाक, और ये वायरस आपको नाक से एंटर हो रहा है। तो नाक के अंदर की जो लाइनिंग्स हैं वो अल्लाह ने उसके साथ साथ जो चीज़ें उसमें दी हैं, उसके सिक्रीशंस के साथ साथ उसके अंदर बारीक बारीक बाल हैं जो कि बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकते हैं। इस तरह आपका पूरा जो एक ओपन स्पेस है लंग्स की, वो बचती है उन जरासीमों से जो आपको बीमार कर सकते हैं। और यहाँ खराबी आती है, यहाँ अगर आप
स्मोकर हैं या आप एक बैडली पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं, जो कि अब हम अवॉइड नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैं या हमारी ख़राब आदतें हैं या हम मुंह ढक के सोते हैं या और तो और हम किसी तरह के भी हाइजीनिक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में हैं, जहाँ पे हमारी जॉब्स आ जाती हैं, ऑक्यूपेशन आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी के फैक्टर्स आ जाते हैं, और तो और जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ डस्ट या पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स और वो चीज़ें मौजूद हैं, तो हमारी जो अंदर की लाइनिंग है ये नाकाफ़ी हो जाती है हमारी इम्यूनिटी के लिए। अब वो सिक्रीशंस जो एलर्जी प्रोड्यूस करती है, जैसे खुदा न खास्ता डस्ट एलर्जी हो गई या आपकी पोलन एलर्जी हो गई या कुछ परफ्यूम्स हो गए या कुछ केमिकल्स हो गए जिसको सूंघते ही आपको छींकें आना शुरू हो जाएं या नज़ला या फ्लू के सिम्टम्स शुरू हो जाएं, तो वो भी एक अलामत है कि आपकी अब नेज़ल इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है और यहाँ से हथियार आपके कमज़ोर पड़ गए। तो अब हमें ये देखना होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी नेज़ल इम्यूनिटी को एनहांस करती हैं। सबसे बड़ा जो हमारा फोर्स जो है बॉडी का वो है स्किन की जो डिफेंस है इम्यूनिटी की, वो भी आपको पता है कि अल्लाह मियां ने इतनी ग्रॉस हमें सिक्योरिटी दी हुई है कि जिसके बारे में आज तक भी लोग सारी मालूमात नहीं दे सके। तो स्किन के अंदर जितने भी तहे हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस, उसके नीचे ब्लड वेसल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो भी कुछ है वो पूरे इस तौर पर तैयार है कि एक लेयर से उतर के अगर एक वायरस या बैक्टीरिया एंटर होता है तो दूसरा लेयर उसको मारने के लिए तैयार है, फिर तीसरा लेयर उसको मारने के लिए तैयार है। और इन सब की बुनियाद गुड ऑक्सीजनेशन, गुड प्रोटीन्स, गुड न्यूट्रिएंट्स, गुड सपोर्ट्स ऑफ द सराउंडिंग सेल्स, रिपेयर ऑफ द सेल्स, इन सब पे होना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन जो कि जाहिर है पूरी बॉडी की हेल्थ को शो करती है, आपका नेजल पैसेजेस, आपकी आईज और आपके ओरल कैविटी, नाक के निचला हिस्सा जो है वो आपकी थ्रोट से जाके मिलता है। इसीलिए आप देखिए कि जो भी कुछ हमारी नाक में अगर असरात होते हैं वो हमारे गले में और हमारी जुबान में भी महसूस होते हैं। तो ओरल कैविटी वैसे ही गटर है, तमाम बैक्टीरिया वहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है या हमारी डाइट इस किस्म की है जिसने हमारे ओरल फ्लोरा को ख़राब किया हुआ है, या हमारी बुरी आदतें हैं, छालिया, पान, तंबाकू, गुटखा, या शीशा, व्हाटएवर उन पोल्यूटेंट्स में शामिल है जो कि इवन कैंसर तक ले जाते हैं। ये 3 चीज़ें और फिर आपके कान, यहाँ तक के कान का वैक्स भी आपकी इम्यूनिटी फराहम करता है। तो ये सब चीज़ें और सेबेशियस ग्लैंड जो आपके खाल के अंदर जो पसीने के हुदूद हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसी अल्लाह ने वैक्सीन लाइक उनकी आदतें हैं कि वो जैसी कोई चीज़ चोट लगती है, आप देखिए कि आपकी स्किन चेंज आ जाता है और फ़ौरन वो शुरते वहाँ आ जाते हैं और आपके WBCs उस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, फैलने नहीं देते। जहाँ ये डिफेंस कमज़ोर हुई वहाँ फिर आपकी बॉडी में धमाके शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा हम और नीचे आए, लंग्स के अंदर भी हमारे अंदर ऐसे सिक्रीशंस और एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो कि एक बारीक बारीक बाल जैसी लेयर है नीचे तक, जो कि अंदरूनी सिक्रीशंस को बाहर की तरफ फेंकती है और जिससे आपको, हम समझते हैं खांसी होना बुरी चीज़ है, खांसी होना हमारा डिफेंस है। कोई चीज़ अंदर चली जाए ब्रोंकियोल्स में, उस ट्री में जो सांस की बारीक खलियों में जो छोटे छोटे बलून्स एंड में हैं, वहाँ तक तो वो चीज़ें उसको बाहर फेंकने में आसानी महसूस होती है। जहाँ ये सीलिया नहीं होते वहाँ पर फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकियाइटिस और निमोनिया और एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की, वो हो जाती है। थोड़ा सा और नीचे आइए, अगर खाने का पिछला यानी मैदे की जो नाली जो मुंह से शुरू होकर मिकत तक होती है, उसके भी अपने अपने फ़राइज़ हैं और उन फ़राइज़ को भी हम पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं अपनी ख़राब ग़िज़ा से, गर्म पानी और ठंडे पानी का गलत इस्तेमाल, और ज़ाहिर है कुछ ग़िज़ाओं में इतने मिर्च मसाले या तेल का होना कि जो हमारे अपने सेल्स जो पहले कुछ हमें बेहतर रख सकते थे वो नहीं हो सकते। ये तो थोड़ी सी ब्रीफिंग हो गई हमारी इम्यूनिटी। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं, इंटरनल इम्यूनिटी हमारी जो है वो हमारी बोन मैरो से आती है जो कि WBCs बनाते हैं। जो WBC की एक अलग अलग किस्में हैं, वो अलग अलग जरासीमों से लड़ने की सलाहियत रखती हैं, जिनमें एलर्जी से लेके वायरस तक के लड़ने की उनके अंदर ताकत मौजूद होती है। लेकिन बनता किस चीज़ से है? ये तमाम चीज़ें जो पूरी बॉडी का इम्यूनिटी का निज़ाम है वो हाई ग्रेड प्रोटीन कंटेंट पे है। और हाई ग्रेड और गुड क्वालिटी प्रोटीन आज के ज़माने में अगर मैं आपको लिस्ट दूं तो आप कहेंगे सॉरी जी, इसके लिए तो मुझे 1 लाख तनख्वाह चाहिए कि मुझे अच्छी क्वालिटी का
यानी एनिमल प्रोटीन चाहिए, मुझे दूध, दही, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला ऑर्गेनिक फूड चाहिए कि जो मेरी प्रोटीन मुझे प्रोवाइड करे, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी प्रोटीन है। आपका गोश्त प्रोटीन, आपके हार्मोन्स प्रोटीन, आपकी हड्डियां प्रोटीन, आपके नाखून प्रोटीन, आपके बाल प्रोटीन, और तो और आपका एसिडिक कंटेंट जो आपका मैदा है उसके अंदर प्रोटीन्स, आपकी एंटीबॉडीज प्रोटीन्स, आपके हाजमे को निज़ाम को सही रखने वाले प्रोटीन्स। और ये सब चीज़ें अगर ग़िज़ा में किसी हद तक कम हो जाते हैं या गलत क्वालिटी के हो जाते हैं या कम क्वालिटी के हो जाते हैं, तो यहाँ से भी आपका डिफेंस जो है कमज़ोर हो जाता है। और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इस वक्त हम उस चौमुखी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ गुज़िश्ता दिहाई में, बल्कि मैं कहती हूँ 50 साल से ही हम जो अपनी ग़िज़ाइयत की नाकाफ़ी यानी अनबैलेंस डाइट की तरफ चले गए। लाइफस्टाइल, डाइट, बैड सेडेंटरी हैबिट्स, इसी ने ही, और हमारी सोच, इसी ने ही हमारी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब कोरोना किस तरह हमारी कम्युनिटी इम्यूनिटी पे असरअंदाज होता है? जाएगा सांस की नाली से या टच से, या आपकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं वो कहीं से आपकी किसी किताब पे लग गए, आपके किसी फ़ोन पे लग गए या लैपटॉप पे लग गए, आपने उसे टच किया, उसने जाके रेप्लिकेट किया, स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया, साइनसेस के अंदर बैठा और वहाँ रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, न्यूक्लियस को अटैक किया, न्यूक्लियस ने डिवीजन और प्रोलिफरेशन किया, एंड देयर इट गोज, वो पूरी फौज थोड़ी थोड़ी करके निकल आई। अब किन चीज़ों से वायरसेस मरते हैं? वायरसेस मरेंगे अपने टिपिकल एनवायरमेंटल कंट्रोल से, जैसा कि साइंस ने साबित किया कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, तरी यानी वो जो आपकी सरफेस है वो नम रहे, गर्म रहे, और उसके अंदर 5 बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसके अंदर विटामिन सी, उसके अंदर आपका मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, ये आपकी ग़िज़ा में इतनी वाफिर मकदार में होना चाहिए कि वो उन सेल्स को एक तरह का समझिए औजार दे दे। क्या हमारे पास वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें ये सब चीज़ें हमें एक ही ग़िज़ा में मिल जाएँ? मुश्किल से ही मिलेगा। और अगर हमें अलग-अलग ये बोतलें खरीदनी पड़ेंगी, तो आपको मैं यकीन दिलाऊँ कि उस दिन मैं विटामिन ए की एक बोतल यहाँ खरीदने के लिए गई, तो उसने मुझे कहा जी ये 150 दिरहम की है, और फिरोज़ भाई जानते हैं 150 दिरहम इस वक्त हमारे मुझे नहीं मालूम इंडियन करेंसी में कितने होंगे। इस तरह अगर आपको 5 विटामिन्स लेने हैं, तो आपको तकरीबन 500 से लेके 1000 तक की दिरहम की, यानी मेरे पाकिस्तान के हवाले से तो 40,000 की दवा चाहिए। कौन अफोर्ड कर सकता है? तो हमारी अपनी नेचुरल ग़िज़ाएँ में ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, गुड प्रोटीन डाइट, पानी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे, ये सब चीज़ें वो हैं जिनके अंदर ये चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन हमें ढूँढना पड़ेंगी, हमारे पास ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं अल्लाह ताला की दी हुई कि जिनमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा-सा एक और चीज़ बताऊँ कि ये रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इन्फेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ज़ाहिर है सफाई का ध्यान रखेंगे, हम वॉश करेंगे, जिस साबुन से आप हाथ धोएंगे वो अल्कलाइन होना चाहिए और वो एंटीवायरस होना चाहिए, या उसके अंदर कोई कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए और केमिकल्स नहीं होना चाहिए। तो वही आपको 20 सेकंड तक हाथ धोने में आपने वहाँ से प्रिवेंट कर लिया। उसके बाद आपका ये हॉट ड्रिंक्स में आपके चाय या ऐसी कॉफ़ी जो कि डिकैफिनेटेड हो, या फिर आपके लेमन टी या ग्रीन टी जिसका गर्म पानी जिसमें आपको विटामिन सी भी मिल जाए, या और आपको कैफीन का थोड़ी सी मिकदार मिल जाए और गर्मी मिल जाए जो आपके थ्रोट के पिछले हिस्से को के वायरसेस को मार सके। पानी, आपका 70% जिस्म जो है वो पानी है, और अगर पानी की कमी आम दिनों में भी हो जाती है तो आप हर बीमारी से लड़ नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें थी कि जिनको हमने अपनी डाइट में बेहतर करना होगा। और अभी जैसा कि पहले भी हमारे ये तमाम हिस्टोरियंस ने कहा कि लेट फूड बी योर मेडिसिन, नॉट मेडिसिन्स बी योर फूड, वही हमें रखना पड़ेगा और उसी तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा। सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और हमारी हाई कंटेंट ऑफ गुड क्वालिटी बैलेंस डाइट, इसके लिए हमें 3-4 चीज़ों का इंतखाब करना पड़ेगा। एनिमल प्रोटीन्स जो लोग लेते हैं वो तो ज़ाहिर है ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उनको एनिमल प्रोटीन्स में वो गुड क्वालिटी प्रोटीन मिल जाएंगे। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनको फिर सोया बीन्स हैं, जो कंटेंट क्लोरोफिल का है वो उन्हें यूज़ रखना पड़ेगा। और उसके हवाले से हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं कि जिसको हम कोशिश करके अगर हम अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे, उसको एक अलग स्टोरी है। और मेरी चैनल पे हमने
ये प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं कि जो हमें हाई क्वालिटी कंटेंट ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेशन देंगे। अच्छा, वायरसेस की खराबियां क्या क्या हो सकती हैं कोरोना वायरस की, और किस तरीके से आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस अब किसी को नहीं देख रहा, इसकी म्यूटेशंस। अभी मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूं कि अभी पिछले यानी लास्ट वीक लेंसेट का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा कि जब ये 2 वेरिएंट्स और आ रहे हैं, जिसमें एक ज़ाहिर यूके का जो वेरिएंट था B117, B1351 और इसके साथ B1425 और B1426 एंड 29, ये वेरिएंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस इसी कोरोना की वेरिएंट्स, यानी समझे इनके कजन मार्केट में आ गए। अब ये वो हैं कि जिनको अलग अलग शनाख्त करना वैक्सीन की भी लिए भी मुश्किल हो रहा है। अब इन्होंने वैक्सीन बनाई, जो फाइजर वालों ने, उन्होंने कहा जी 95% ये ओरिजिनल वायरस को अटैक करती है और B117 के लिए कुछ बेहतर है, लेकिन B1351 के एंटीबॉडी लेवल्स को कम करती है। P1 जो ब्राजीलियन वेरिएंट थी उसके वो एफिकेसी उसकी और B117 की ठीक है। इसी तरह दूसरी वैक्सीन आई मॉडर्ना के नाम से, उन्होंने कहा जी 94% ये ओरिजिनल वायरस को करेगी और बाकी जो रिडक्शन है फिर वो 1351 वेरिएंट पे अटैक नहीं कर सकती। अभी किसी के बारे में डेटा ही मौजूद नहीं है। जॉनसन वालों ने और अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने कहा जी 72% काम करती है। एस्ट्रा वालों ने कहा नहीं जी ये 60 to 90% काम करती है। साइनोवैक वालों ने कहा नहीं जी सिर्फ 50% काम करती है। अब बौखलाए हुए हैं, पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, क्योंकि डेटा नहीं है, और जब डेटा नहीं है तो एविडेंस नहीं है, और जब एविडेंस नहीं है तो हर शख्स को खौफ है कि वो वैक्सीन ले कि नहीं ले, क्योंकि आप एक वेरिएंट के लिए वैक्सीन लेते हो, दूसरा वेरिएंट अटैक कर देता है तो वो कहते हैं जी आप उससे बचे। वो कहते हैं ना, नमाज बख्शवाने गए थे रोजे गले पड़ गए। तो वो तमाम चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम परेशान इसलिए हैं कि हमें ट्रैवल की भी सहूलत चाहिए, हमें बाहर निकलने की सहूलत चाहिए, हमें फैलाव को भी रोकना है, तो फिर हम वैक्सीन के लिए मुतालबा करते हैं कि भाई लगाओ, जैसा भी है वैक्सीन लगाओ ताकि हम कम से कम कुछ तो सांस ले सकें। हाँ, ये ज़रूर देखा गया कि जिन मुल्कों ने वैक्सीन 100% या 80% दे दी है, वहाँ पर उनका डेथ रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आप देखिए वहाँ पर स्कूल और मार्केट सब खुल गई हैं। तो कुछ तो जाहिर है, वैक्सीन होती क्या चीज़ है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं कि जैसे एक बैग है, एक बैग के अगर कोई भी बॉक्स है उसके अंदर उसका कंटेंट है, अगर मैं सिर्फ उसका एक नेम प्लेट ले लूं, नेम प्लेट से शनाख्त हो जाएगी ना। जैसे मेरा एक विजिटिंग कार्ड है और मेरी पूरी शख्सियत नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ विजिटिंग कार्ड अगर मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ तो पहचान जाएंगे भाई ये डॉक्टर अस्मा है। इसी तरह जो भी वायरस या जो भी वैक्सीन बनती है किसी भी एलर्जन के खिलाफ या वैक्सीन के खिलाफ, तो उसकी शनाख्त का जो कवर है, जो कोट है, वो बॉडी में दे के आपके पुलिस वालों को होशियार कर दिया जाता है कि भाई ये एक फॉरेन बॉडी है, इसके खिलाफ हमें फोर्स तैयार करनी है। अब चूंकि उसके अंदर मुज़र असरात नहीं होते, सिर्फ उसकी शनाख्त की वजह से जो खलिए लड़ाई में मुब्तला हो जाते हैं उससे उनके रिएक्शंस के तौर पे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, फीवर, पेन, साइनसेस, कुछ भी हो सकता है। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो होता है वो कुछ दिन का होता है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होता, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी को पहले ही मार दिया गया है। वो सिर्फ विजिटिंग कार्ड है, वो पूरा पॉइजन नहीं है। इसीलिए वैक्सीन को देने को दुनिया ने कहा कि अब जिंदगियों को बचाया जा सकेगा। अब पोलियो वैक्सीन आई या हेपेटाइटिस की वैक्सीन आई, उससे आप देखिए रेट्स कम हो गए इंसिडेंस ऑफ एक्यूट पैथोलॉजी के। तो इसी तरह इस वैक्सीन को भी इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन अब साइंसदान ये परेशान है कि हम एक ब्रांड की, एक वेरिएंट की वैक्सीन बनाते हैं, हमें ये गारंटी नहीं है कि वो दूसरे वेरिएंट को मारेगी या नहीं मारेगी। तो हम वही बात है ना, घर को मजबूत नहीं कर रहे, हम बाहर वालों पे फोकस करें कि जी ये बम आएगा या गोली आएगी या आग लगाई जाएगी। हमें अपने घर की दीवारों को मजबूत करना है, अपने उन खलियों को मजबूत करना है कि जिनसे कोई भी टकरा जाए वो खुद टूट के पाश पाश हो जाए। और वो चीजें हमें हमारी ग़िज़ा देगी, और हमारी ग़िज़ाओं में हमें नहीं मालूम कि हम क्या खा रहे हैं। हम तो सिर्फ जुबान के चटखारे वाले लोग हैं, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हमारी दाल में जब तक 2 इंच तड़का नहीं लगा, इसका मतलब हमारे बहू को खाना पकाना नहीं आता। और अगर मिर्च मसाले ना हो, जी ये क्या पकाया आज तुमने, तो मरीजी खाना दे दिया, हम मरीज थोड़ी। तो हम लोग हैं जुबान के लोग, हम जुबानदान तो हैं लेकिन हम चटखारे वाले लोग हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ग़िज़ाइयत भरपूर ग़िज़ा है वो हमें नहीं मिल पाती। वो शुरू हो जाती है हमारी होने वाली माँ से। अब होने वाली माँ को जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए उसके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, वहां से खराबी शुरू हुई है, और फिर 100 साल तक फिर बस आप उसको रिजुविनेट कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। जेनेटिक कोड तो दे दिया आपने,
अपनी औलाद को दे दिया जो दे दिया। मैंने अपनी औलाद को ब्लड प्रेशर दे दिया, मैंने अपनी औलाद को कैंसर दे दिया। अगर मुझे कैंसर है तो मैंने उसे तोहफा दे दिया। अब वो कब उसे एक्सिक्यूट करेगा मुझे नहीं पता। अगर मुझे बचाना है तो अपनी मुझे बॉडी के अंदर ऐसी चीजें डालनी होंगी कि जिसमें खुदा ना खास्ता हमें कोई भी किसी किस्म की कोई आने वाले दिनों में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। आने वाले दिनों में कोई चीज भी हमारे सेल से टकराती है तो हमें शनाख्त तो कर सके उसे कम से कम कि हमारी बॉडी को किस तरह का डिफेंस चाहिए। तो वो ग़िज़ाएं हमें ढूंढनी होंगी। उन ग़िज़ाओं में हमारे पास जो 4-5 बड़ी बड़ी ग़िज़ाएं हैं, जैसे जिसमें आप वो फ्रूट्स आपको ढूंढने होंगे जो एल्कलाइन आपके एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करें और वो न्यूट्रिशन जो कि आपको बेहतर कर सके। इसमें हमारे पास सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि पानी और डेली बेसिस पे फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, रेड मीट को आप अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन ये कि सी फूड लिए जा सकते हैं। स्नैक्स में अगर आपने फ्रोजन चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें, फ्रेश और रॉ वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करें। और साथ साथ फिर हमें ओवरलुक नहीं करना है कंटामिनेटेड चीज़ों को, यानी वो फ्रूट्स जो कंटामिनेटेड हैं या पेस्टिसाइड के साथ हैं वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे। अच्छा, कंज्यूम हमें ज़्यादा करना है अनसैचुरेटेड फैट में, जिनमें एवोकाडो आ गया, नट्स, ऑलिव ऑयल, कैनोला, कॉर्न ऑयल, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। 8 से 12 ग्लास पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। और फिजी आइटम्स यानी जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं या कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस हैं उनको अवॉइड करना है। अच्छा, जो लोग अब हमें कांटेक्ट अवॉइड करना है, जाहिर है अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो कंटेमिनेशन ऑफ कांटेक्ट आपको पता है सबसे ज़्यादा इस वक्त मोहलिक चीज़ है, तो वो अवॉइड करना है हमें। डिफरेंट इवन ये कि आपके घर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स के लिए जो चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप अपने दूसरे आइटम्स के लिए ना इस्तेमाल करें। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जिसको हमें ध्यान में रख के हम अपने घर को भी महफूज कर सकते हैं। और जाहिर है इन चीज़ों को डिस्प्ले करना है, सबको समझाना है, करना है, लेकिन उन ग़िज़ाओं को भी ढूंढना है कि जो हमें इम्यूनिटी दे सकें। उसके लिए जो थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप हमारी उस पर चली जाइएगा। 3-4 बड़े बड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनमें दुनिया में बड़े बड़े मशरूम्स हैं, ग्रीन। अगर आप देखिए 112 अंडे आप रोज नहीं खा सकते, लेकिन अगर आप उसके मुतबादिल एक नेचुरल ब्रू ग्रीन एल्गी है, इसका नाम स्पिरुलिना है, वो अगर आप उसकी 4 से 6 गोलियां खा लेते हैं तो आप खुद एंटीवायरस आपने अपने जिस्म में डाल दिया। आपके कंप्यूटर में आप एंटीवायरस डालते हो, कितना पुरसुकून हो जाते हो कि अब आपका डेटा सेव हो गया। अगर आपने अपनी ग़िज़ा में एंटीवायरस डाल दिया तो कुछ तो इम्यूनिटी आएगी ना, वो सीवियरिटी की डिजीज तो आपको नहीं टकराएगी। तो ये सब चीज़ें सोचना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। वक्त की कमी के बायस मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुदरती चीज़ों में ये तमाम मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीवायरसेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स दिए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनसे हम बच सकते हैं। अब कोरोना के वो लोग, अब मैं अपनी बात को ज़्यादा वो नहीं करूँगी, लेकिन 3 लोगों को कोरोना के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए। एक वो जो डेली बेसिस पे पेशेंट्स के साथ हैं, जाहिर है ये तो फ्रंट फोर्स फाइटर्स हैं। दूसरे वो जिनके अपने घर में कभी किसी को कोविड हो जाता है, आप देख रहे हैं हम सब के घरों में कोविड है, तो वो अपने आप को कैसे सेव करें। और तीसरे वो जो खुद कोविड में मुब्तला हैं, वो कैसे जल्दी से रिपेयर हो जाएं विदाउट एनी अंडरलाइंग रेजिडुअल पैथोलॉजी जो उनकी जिंदगी को खतरा कर सके। अच्छा, अब पहली बात तो ये जो कोविड से लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी तो कहानी अलग है, क्योंकि वो SOPs के साथ, वैक्सीन के साथ कर रहे हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और उनकी इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी हमारा आपसे बेहतर है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे एंटीबॉडी बना रहे हैं। अब वो लोग जो जिनके घरों में कोविड है, उनको अपनी ग़िज़ाओं में अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स रखने वाले वो प्रोटीन्स, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ कि गुड प्रोटीन्स आपने लेने हैं। ये तमाम चीज़ें सेलेनियम, जिंक, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, एम्पल वाटर, हॉट ड्रिंक्स, कंटिन्यूअस नेजल वॉश, स्टीम इनहेलेशन, ये उन्होंने भी लेना है जो मुब्तला नहीं है इसमें, ताकि अगर कोई बाय चांस कोई ऐसा एलियन घुस जाता है तो वो वहीं के वहीं साइनस में बैठने से पहले, रेप्लिकेट होने से पहले ही खत्म हो जाए। अब हमारे पास 2-3 चीजें और भी बड़ी अच्छी अल्लाह ने दी हैं। एक है ऑलिव ऑयल, एक है आपका कोकोनट वर्जिन ऑयल, और तीसरा है टी ट्री क्रीम। ये 3 चीजें अल्लाह ने ऐसी दी हैं जिनके अंदर खुद वायरस के खिलाफ लड़ने की
सलाहियत मौजूद है। अगर आपके घरों में ऑलिव ऑयल है या आपके पास कोकोनट वर्जिन ऑयल है या टी ट्री ऑयल या टी ट्री क्रीम है, तो वो आप बाहर निकलने से पहले नॉस्ट्रिल्स में या आप अपने कानों के अंदर या आप अपने मास्क के अगले हिस्से पर आप लगा के निकल सकते हैं। टी ट्री क्रीम है तो बहुत ही अच्छा है, वो एज ए सैनिटाइजर, बेस्ट सैनिटाइजर है, वो आप यूज कर सकते हैं। ताकि देखिए अभी इस वक्त अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, आप सब इस बात की गवाही देंगे कि ज्यादा इस्तेमाल से हमारी स्किन हाथों की कैसी हो गई है, ड्राइड, और बहुत लोगों को तो एक्जिमा की शिकायत हो गई है। वो चेंज कर रहे हैं सैनिटाइजर्स को, अब जैसे ऑयल बेस्ड सैनिटाइजर में आ रहे हैं। तो नेचुरल आपका ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और टी ट्री क्रीम ऐसी चीजें हैं कि जो नेचुरल सैनिटाइजर्स भी हैं और सस्टेन्ड इफेक्ट रखते हैं, वो देर तक आपकी स्किन के ऊपर रहते हैं। तो एक तो ये बचत हो गई। फिर आपकी स्टीम के अंदर भी आप मेंथॉल बेस्ड, गैनोडर्मा बेस्ड मेंथॉल पेस्ट यूज कर सकते हैं, जिससे या टी ट्री क्रीम खुद, विक्स अवेलेबल है आपके पास, तो विक्स में भी ये टी ट्री शामिल है, उसमें भी आप उसकी स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके लंग्स को हिफाजत करती है। आपने नोट किया होगा कि जैसे ही आप विक्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो नाक खुल जाती है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो वही हवा जो पहले थोड़ी जा रही थी, अब वो पूरी आपके लंग्स को सैरियाब करती है। तो ये चीजें वो हैं जो आपके घर में अगर किसी को भी हैं तो ये एहतियात करना है। SOPs का ख्याल रखना है, कंटेमिनेशन का ख्याल रखना है। जो बर्तन आपका जो पेशेंट इस्तेमाल कर रहा है उसको अलग रखिए, उनकी बेडिंग्स को, उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को डेली बेसिस पे हॉट वाटर में आपने सोख करके उनको इस्तेमाल करना है। तो ये वो आपकी बतदरीज एहतियात हैं। और हवा, आपकी कमरे वेंटिलेटेड होना चाहिए, चाहे आप AC इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन वेंटिलेशन इज द की। जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर रखें, आप एक थैली में अपनी सांस को लेके ही डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मस्ट हैं, हर एक को मस्ट हैं, वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप अपनी सांस 40 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं, पुश कीजिए, फिर इन कीजिए, फिर पुश कीजिए, और ये डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स कीजिए। इससे आपकी लंग कैपेसिटी एनहांस होगी। जो अल्लाह मियां ने आपको पता है थोड़ा सा एक आपके लंग का निचला हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है, ये इमरजेंसी के लिए छोड़ा है। 15% ऑफ द लंग्स आर नॉट वर्किंग, दे आर ओनली मेंट फॉर डीप ब्रीदिंग। और जब आप डीप ब्रीदिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपके लंग्स छोटे हो जाते हैं और वो मुश्किल करते हैं उम्र में जाके। जब आप 50s क्रॉस कर जाते हैं तब आपकी लंग कैपेसिटी फ्रोजन हो जाती है, वहीं फाइब्रोसिस हो जाती है। और एक्सरसाइज ये चीज हेल्प करती है कि जब आपको ब्रेथलेस होते हैं तो वो खुलते हैं, वो खलिए खुलते हैं। तो ये इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास जो कुदरती ग़िज़ाओं में चीजें हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपनी बेटियों को और अपने तमाम घर वालों को दे सकते हैं, वो है कलौंजी, शहद, जैतून, दालचीनी। और आपके यहाँ तो इंडिया में एक लफ्ज़ है काढ़ा जो इस्तेमाल किया जाता है, वो डेली बेसिस पे आप हर एक को कम से कम 1 चमचा शहद के साथ, या हल्दी और शहद का इस्तेमाल ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपने अपनी बॉडी को कम से कम एक्सटर्नली थोड़ा सा प्रोफाउंड सिक्योरिटी दे दी। इंटरनली आपको ग़िज़ा करेगी, एक्सटर्नली आपको ये एप्लीकेशंस करेंगे। और जाहिर है जहाँ तक जिन जिन एरियो में एपिडेमिक बहुत ज़्यादा है अब तो इंडिया में, तो वहाँ पर आप कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें जो एंटीवायरल हैं, जिनमें गैनोडर्मा हो गया, स्पिरुलिना हो गया, कॉर्डिसेप्स हो गया, लाइन्स वेन हो गया, अगर अवेलेबल हैं तो आप, मैं तो कहती हूँ सदका जारिया के तौर पे घरों तक पहुँचा दें, ताकि कम से कम घरों के अंदर बैठ कर आप अपनी सिक्योरिटी कर सकें। अच्छा, अब आइए उनके ऊपर जो बीमार हैं खुद कोविड में, उनको क्या करना है। उनको ग़िज़ाइयत वो देनी है जो आपको आसानी से हजम हो सके। उनमें ओट्स, अंडे, फ्रूट्स, इनमें ऑरेंजेस, एवोकाडो अगर आपके यहाँ अच्छा सा मिलता है तो वो, और खजूर किसी भी किस्म की ली जा सकती है। शहद का इस्तेमाल, शहद में आप मिला के रखिए कलौंजी और थोड़ी सी गार्लिक और जिंजर, ये बना के रख लें छोटे छोटे टुकड़े, और 2 चमचे आपने निहार मुँह दिए, 2 गिलास गर्म पानी पिला दिया, तो ये कम से कम आपको थोड़ा सा उस तरफ से आ जाएगा। पानी हर 1 घंटे के बाद आधा एक गर्म पानी या गर्म ग्रीन टी या गर्म कोई भी मशरूब उन्हें गर्म दिया जा सकता है। स्टीम इनहेलेशन कम से कम दिन में 3 दफा उन पेशेंट्स को लाजमी है, भले वो खांस के पागल हो जाएं, लेकिन उनको स्टीम देंगे तो सिक्रीशंस बाहर निकलेंगे, और जब सिक्रीशंस बाहर निकलेंगे तो लंग साफ होंगे। अब वो आप प्लेन स्टीम का भी दे सकते हैं, मेंथॉल का भी दे सकते हैं, विक्स का भी दे सकते हैं, टी ट्री का भी दे सकते हैं।
और लौंग का भी दे सकते हैं, यानी अगर 5-6 लौंगे डाल के तेज गर्म पानी आप बना लें, और दालचीनी ये बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी। गरम दूध में 1-1.5 चमचा हल्दी डाल के आप डेली हर एक को पीना चाहिए। आजकल जो बॉडी के जो हालात हैं हमारे एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पर, वो चाहे लंग्स हो चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, हल्दी इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक एंड एंटीबैक्टीरियल, तो वो भी वहां से आपको कवर करेगा। अब जब एक दफा आपका कोविड पॉजिटिव आ गया, उसको टाइम लगेगा, आपकी एज के हिसाब से, आपके अंडरलाइन कंडीशंस के हिसाब से आपको उसके रिपेयर में टाइम लगता है। तो उस रिपेयर के लिए भी आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सैचुरेटेड गुड क्वालिटी फैट कंटेंट, वो आपको नेचुरली लेने। दवाओं में जो आपके पास प्रिवेलेंट ड्रग्स हैं उनमें एंटीवायरस आपको देख रहे हैं मिल नहीं रही। स्टीरॉइड्स, कुछ लोगों को स्टीरॉइड जरूरी हैं, कुछ को वो जहर हैं। ये मैं आपको बार बार बता दूं कि हर एक को ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट आंख बंद करके नहीं दिया जा सकता। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको स्टीरॉइड दे के आप इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते। तो एक लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। हर कोविड का पेशेंट अपने तौर पर एक नया पेशेंट है, उसको इंडिविजुअलाइज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो जो कुछ एज ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, एज ए पार्ट ऑफ सफरिंग्स, वो आप कर सकते हैं, तो वो ये आप कीजिए। और बाकी अब जो लोग बचना चाहते हैं, फिर उनके लिए उनके पास फिर वही 3 चीजें हैं: एक्सरसाइज, पानी, क्वालिटी ऑफ फूड, वैक्सीन्स, डिस्टेंसिंग, मास्क, वॉशिंग और कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन। ये चीजें लाजमी करनी पड़ेंगी। और उसके लिए ज़ाहिर हम इंडिविजुअलाइज्ड, अगर आप कहेंगे तो किसी वक्त हम एक्सरसाइजेस भी आपको 2 मिनट के बता सकते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। आपको किसी वक्त अगर आप किसी पेशेंट को घर में आप देख रहे हैं सांस नहीं आ रही है, उसको सीधे की हालत में डाल दें, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है वो लंग के बेसिस से निकल के ऊपर आ जाएगी। देखिए अल्लाह की कुदरत, हम तो नमाज में अल्लाह ने हमें कंट्रोल कर दिया, यानी हमारे 15 दफा के हाथ धोने ने हमें कंट्रोल किया, एंटी कोविड ट्रीटमेंट, फिर हमारी नमाज हमें कंट्रोल कर रही। यानी अगर आपको किसी को नींद नहीं आ रही है, सांस में रुकावट हो रही है, तो आप उससे उल्टा लिटा के सर थोड़ा सा नीचे कर दें, सांस बेहतर हो जाएगी। तो ये वो छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपने घरों में इन हालात में कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोविड से उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन अंडरलाइन नहीं होती, वरना कोविड भी एक आम फ्लू की तरह है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उससे हफ्ता 10 दिन में निकल आते। तो मैं समझती हूँ हमारी इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियां हमें इस मूजी बला से बचाए और हमें इसको प्रिवेंट करने की तौफीक दे, और अगर हो जाए तो हमें इससे फाइट बैक करने की तौफीक दे। वैक्सीन से डरिए मत, लेकिन खुदारा वैक्सीन चूज अगर आपके पास कर सकते हैं तो फाइजर की वैक्सीन बेहतरीन है, और उसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है वो है आपकी मॉडर्ना। ये 2 वैक्सीन की एफिकेसी बेस्ट सामने आई है। फाइजर की जिसको बायोनटेक कहते हैं, और मॉडर्ना दूसरी वैक्सीन है। एस्ट्रा मालूम नहीं आपके पास अवेलेबल है या नहीं, लेकिन थर्ड जो है फिर वो एस्ट्रा जेनेसिया के नाम से है। मेरे ख्याल है अगर आपके कोई सवालात होंगे इस बारे में तो जी डॉक्टर अस्मा, जज़ाकल्लाहु खैरन, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल में हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी। यकीनन हम लोग बहुत गाफिल थे इस चीज़ से। एक तो ये कि आपने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि स्टेरॉइड्स जो हैं वो हर एक के लिए मुफीद नहीं होंगे, हर एक को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, किसी किसी को जहर भी हैं। तो मैं ये देख रहा था कि पिछले दिनों कुछ लोग जो थे स्टेरॉइड्स ले रहे थे, और हालांकि वो सही हैं, लेकिन वो एहतियातन प्रिकॉशनरी उन्होंने लेना शुरू कर दिया था स्टेरॉइड्स, और वो दूसरों को भी रिकमेंड कर रहे थे कि आप एहतियातन लेना शुरू कर दिए स्टेरॉइड्स। अब हमें नहीं पता कि वो उनका इम्यूनिटी सिस्टम कितना स्ट्रांग है भी नहीं है, और वो फिर भी वो उन्होंने स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिए। जी जी। तो ये तो आपने बात ये ना साहब कि हमारे पास एक और इसकी कॉम्प्लिकेशन अभी जो सामने आई है वो है माइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन। जी, ये माइकोसिस जो है वो ब्रेन तक चला जाता है, और फिर डिलीरियम या आपका बेहोश हो जाना या आपकी याददाश्त। अब देखिए पोस्ट कोविड में लोगों की हालतें मुख्तलिफ नजर आ रही हैं। मुंह से खाया नहीं जा रहा, आप खाएंगे नहीं तो इम्यूनिटी आपकी कहाँ से आएगी? मैदे तक में फंगस हो गया स्टीरॉइड्स की वजह से। तो मैं ये नहीं कह रही कि ना दें, लेकिन जो कहते हैं ना रिकग्नाइज्ड, अगर आपने अपनी नोट किया हुआ है कि भाई ये वाकई इसके एंटीबॉडी टाइटर्स इतने हैं, तो फिर आप उनको दें, क्योंकि लाइफ सेविंग ड्रग है वो। जी। लेकिन हर एक को नहीं वो करती। फिर माइकोसिस का इलाज आप कैसे करेंगे? विटामिन सी, B1, B6, B12, ओरल वॉशेस, हमारे पास जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चीजें हैं, माउथ वॉशेस हैं,
वो हमें रखने पड़ेंगे। सबको थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमारे घरों में जो हमारे माउथ वॉश हो, हमारे टूथपेस्ट हो, वो भी एंटीवायरल होने चाहिए और वो मौजूद है मार्केट में। ठीक है इंशाल्लाह। अब ये मैं स्टूडेंट से सवाल लेना शुरू करूंगा अभी। उससे पहले मैं एक दो अनाउंसमेंट कर दूं। एक तो ये है कि रिदा आपने लिखा है कि शाइस्ता बाजी के हस्बैंड का क्या इंतकाल हो गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालेकुम अस्सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बड़ी अफसोस की खबर है। इवनिंग बैच की जो थे ना जी शाइस्ता जी खान, जी 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 जी, ठीक है। बहुत अफसोस हुआ। अपनी जगह दे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और शाइस्ता बाजी को और बच्चों को सब्र जमील अता करे। वाकई इस वक्त बड़ी तकलीफ दे घड़ी है उनके लिए और हम सभी के लिए भी। और कल हमारे राहत भाई हैं एक मॉर्निंग बैच के, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था इसी में, तो उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और उनकी अहलिया को उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे, कब्र को कुशादा करे और कब्र के अज़ाब से महफूज रखे और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे। शायका फातिमा, आपके वालिद की तबीयत कैसी है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है शायका? वालेकुम अस्सलाम शायका। सुधार है, बहुत सुधार है अभी, जी लेकिन अभी मतलब ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो हालत थी उस वक्त, तो उस हिसाब से बहुत बहुत रिकवरी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको जल्दी से एहतियाब करे और सेहतमंद कर दे इंशाल्लाह। मैं आपको इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूंगा। अभी आप लोगों को कोई सवाल हो डॉक्टर अस्मा से तो आप माइक्रोफोन पर आकर पूछ सकते हैं डायरेक्ट इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल है? जब कोई सवाल ना करे ना फिरोज भाई, तो दो ही बातें होती हैं, या तो कुछ समझ में नहीं आया या सब कुछ समझ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी खान साहब। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 60 साल के ऊपर जो हजरात हैं वो एडवांस प्रिकॉशन क्या लें? जी अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे 60 साल वाले मानेंगे नहीं कि वो 60 साल के हैं। लेकिन ये कोशिश उनकी ये होगी कि देखिए, इम्यूनिटी एनहांसर्स डाइट, गुड प्रोटीन डाइट, जैसे मैंने कहा, स्टीम इनहेलेशंस, और जाहिर है आपका जो एक्सरसाइज है ना, चेस्ट एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने चेस्ट की एक्सपेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आप अपने रेजिडुअल लंग कंप्लायंस को बेहतर करते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डिजीज्ड हैं, मसलन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, 60 साल से ऊपर के लोग 80% मेडिसिन की बुक्स होते हैं, क्योंकि या तो उनको कुछ ना कुछ जहनी तौर पे आईसाइट है, आर्थराइटिस है, हार्ट है, ब्लड प्रेशर, या कंबाइंड है सब चीज़ें। तो उनको वो चीज़ें अपनी कंट्रोल रखनी है। ज़रा सी भी शुगर फ्लक्चुएशन हुई, आपको कोई भी अटैक हो सकता है किसी भी चीज़ का, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कमजोरी हो। इसी तरह ब्लड प्रेशर की दवाएं खुद लंग्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और ये डॉक्टर हजरात के लिए भी मुसीबत है कि एक दवा रोकते हैं तो दूसरी दवा की मुसीबत आ जाती है सामने। अब जैसे एसी इनहिबिटर एक दवा है जो ब्लड प्रेशर के लिए हम देते हैं, वो हमारे लंग्स के ऊपर खांसी कर देती है। अब हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी दवा का साइड इफेक्ट है या हमें कोरोना अटैक कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप अपने डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेके, और उनको अव्वल जैसी कोई सिम्टम आपको होती है तो आप उसे चेकआउट करवाएं। पानी का इस्तेमाल, प्रोटीन्स का इस्तेमाल, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ना कोई आपकी ग़िज़ा में, जैसे मैंने आपसे कहा, कलौंजी, शहद, जैतून, रेगुलर अगर आप ले सकते हैं 1 to 2 किलोमीटर एक्सरसाइज नहीं भी है तो घर में आप तकरीबन 10,000 स्टेप्स डेली ले लें। और ये जो लंग एक्सरसाइजेस हैं, और विटामिन सी, जो ऐसी भी जो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर विटामिन सी, जो मैंने आपको चारों पांचों चीजें बताई हैं, वो सब इन बुजुर्गों को जबरदस्ती करके देनी पड़ेगी। अब तो ये मानते नहीं ना कि ये बुजुर्ग हैं, ना ये बड़ों में है ना ये छोटों में। तो इनको आपको इनकी ग़िज़ाओं में ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ेंगी जो चुपचाप इनको वैक्सीनेट करती हैं। और वैक्सीनेशन तो अब जाहिर है अगर फाइजर का दे रहे हैं तो लगवा ही लें, ताकि आपको जो अगर खुदा ना खास्ता कोविड का अटैक होता है, अल्लाह ना करे, तो उसकी सीवियरिटी वो नहीं हो जो आपकी जिंदगी को खतरा हो। जज़ाकिल्लाह। अंडे कौन से बेहतर रहेंगे, बॉयल अंडे या उसका आमलेट? बॉइल्ड अंडे बेहतर हैं, क्योंकि वो आसानी से हजम होते हैं, उसकी वाइट हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो आप पूरा जर्दी के साथ खाइए, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप सिर्फ वाइट ऑफ एग खाइए। 6 खा जाइए दिन भर में, कोई मुश्किल नहीं। मुर्गी पाल रहे हो तो अच्छा बिजनेस है। सबात भाई पूछना चाह रहे हैं? जी सबात भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैम आपकी जो आपने लेक्चर दिया है, मैं उससे में हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन हमें मालूम नहीं था कि हमें, आपने ना एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा हमें अपने घर को महफूज करना है, अपने घर को मजबूत बनाना है जी आग से और तमाम बुराइयों से। जी तो मैम लेकिन एक कुछ ना सवालात हैं, और ये मेरे नहीं, मतलब काफी लोगों के सवालात हैं। जी। उसमें से एक जो मेन कॉमन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोविड के बाद ठीक हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ना एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। जी जी। तो मैम फिर उसे वैक्सीन लेने से क्या फायदा होगा? उसकी वैक्सीन लेने से ये फायदा होगा कि आपको ये नहीं पता कि आपको किस वेरिएंट ऑफ कोविड ने अटैक किया है। ये जो अब जो फैलाव बढ़ रहा है वो इसीलिए है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सफर करते हुए वो अपनी शनाख्त चेंज कर लेता है, म्यूटेशंस ऑफ वायरसेस हो रहे हैं। अब वो एक टाइप ए जो था वो टाइप बी बन गया, अब दूसरे तक पहुंचते तक वो टाइप सी बन गया। आपने वैक्सीन लगवाई टाइप ए की, जब तो आप WHO कोई गारंटी नहीं दे रही कि आपको वैक्सीन के बाद दोबारा नहीं होगा। लेकिन एंटीबॉडीज जो है ना आपकी, जो मैंने जो उसको बात की ना कि आपकी अपनी न्यूट्रल एंटीबॉडीज जो हैं, जो WBC से आ रही हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो आपको हर किस्म के वायरस से महफूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी ग़िज़ाइयत को बेहतर करें। तो इसलिए, लेकिन जो वेरिएंट्स की प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पर है। जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं वो एक वक्त तक रहेंगे ना। आप देखिए, जो आप वैक्सीन लगवाते हैं 5 साल बाद आप हेपेटाइटिस की दोबारा लगवा रहे होते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स हर साल दे रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक मुद्दत है। उस मुद्दत तक वो एंटीबॉडी की जिंदगी है, और अगर आप नहीं बना रहे अपनी नेचुरल एंटीबॉडी, तो उस पर्टिकुलर एलर्जिन के लिए या उस पर्टिकुलर वायरस के लिए जो एंटीबॉडी बन रही है वो अपनी एक लाइफ रखती है। और खासतौर पे कोविड के बारे में तहकीकी कितनी है। एक वैक्सीन के लिए 20 से 25 साल हमारी रिसर्च होती थी। यहाँ आपको 2 साल में उन्होंने वैक्सीन बना के दे दिया, आपको पता है क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता किसी को। इसीलिए तो ये कंफ्यूज है, 80% पॉपुलेशन कंफ्यूज है कि हम वैक्सीन लगवाएं भी कि नहीं लगवाएं, जब हमें उसके बावजूद कोविड होना है, उसके बावजूद भी हमें मास्क लगाना है, उसके बावजूद भी हमें घूम नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो हमें सानू की फिर हमें लगवाना क्यों है? तो सिर्फ आपने जो इसलिए बातें कही ना जी मैम, आपने जो बातें कही ना, इससे एक सवाल और पैदा होता है जी जी कि अगर हमने मतलब वैक्सीनेशन करवा लिया है, तो जी मैम ये हमारी, क्या ये कह सकते हैं कि ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, या जी ये भी किसी एक वक्त जी तक नहीं महदूद जी नहीं, होगा? और बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। हमें नहीं अभी कह चूंकि सकते। वैक्सीन के बारे में ज्यादा इत्तलात नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आपने शायद WHO की वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें हर साल ये वैक्सीन देना पड़े, ताकि वो जो एंटीबॉडी टाइटर्स हैं ब्लड में वो बरकरार रहें। तो मैम इससे कुछ बॉडी का असर तो नहीं होगा कि बाद में देखिए, लगे मैंने कि आपको कहा हमने ना, ये वैक्सीन। डिटॉक्सिफिकेट एनवेलप है, ये सिर्फ नाम है, यानी सिर्फ एक पहचान है उस वायरस की, जिसके खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को जाय कर देते हैं। मसलन मैं एक सांप लूं और उसको मार के उसके अंदर मैं भुस भर दूं, वो सांप तो रहेगा, शनाख्त तो रहेगी उसकी, लेकिन वो जहरीला नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह वैक्सीन है कि उसकी शनाख्त तो रहती है, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी अपने आप के फॉरेन बॉडी समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही होती, लेकिन उसका जहरीलापन नहीं होता। जो रिएक्शंस आपको मिलते हैं ना, वो उसकी शनाख्त की वजह से जो एंटीबॉडी डेवलप होने में जो बॉडी को एक कसरत करनी पड़ती है, वो हमें उसकी अलामतें मिलती हैं। अभी देखिए, डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि अगर कभी आप पोलियो का वैक्सीन लगाएं बच्चों को या DPT लगाएं, देखिए भाई बुखार तो होगा, आप सिर्फ पैराडोल के अलावा एंटीबायोटिक मत दे दीजिएगा वरना इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कहते थे ना जब बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, तो इसीलिए कि आपके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो मैम एक बस लास्ट क्वेश्चन और था मैम, आपको जी जी बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। जी जी। जैसे कोविड की रिपोर्ट अगर निगेटिव आ गई है, तो उसके कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा? ये देखिए, बहुत इसके बारे में कॉमन दो क्वेश्चन। राय हैं, मैं खुद भी इस मरहले से गुजर रही हूँ, क्योंकि वो कुछ लोग कहते हैं कि जी आप 3 वीक्स रुक जाइए और बल्कि 2 वीक के बाद अपना एंटीबॉडी टाइटर्स करवा लीजिए। एंटीबॉडी के एक क्राइटेरिया है कि इतनी एंटीबॉडीज हों तो आप इतने हफ्ते में लगवा सकते हैं, 4 हफ्ते के बाद आप किसी वक्त भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर हाई है तो फिर आप 6 वीक्स तक भी रुक सकते हैं। ये टेस्ट कराना जरूरी है, एंटीबॉडी जरूरी इस टाइटर सेंस वाला? में कि आपको फिर प्रॉब्लम, देखिए टेस्ट तो महंगे हैं ना, मैं तो समझती हूँ कि ये टेस्ट एडवाइस करना भी एक तरह से ज्यादती है। अगर आप 4 वीक्स में लगवा ही लीजिए वैक्सीन, एक मॉडरेट टाइम पीरियड है वो।
जी जी जज़ाकल्लाहु खैर। और खासतौर पर अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर एपिडेमिक है। जी अब्दुल रज़ाक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अब्दुल रज़ाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, जीते रहिए। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ, काफी दिन बीमार रहा हूँ, क्लास में एब्सेंट भी रहा हूँ इस वजह से। अभी मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा है और ये खराश ये नहीं जा रही है, ये बिल्कुल नहीं जा रही है। इसके लिए आपने दो काम करने हैं। एक तो ये कि आपने शहद और हल्दी का इस्तेमाल रखना है। कोई भी लॉजेंज हो जिसके अंदर विटामिन सी और हनी हो वो इस्तेमाल कीजिए। स्टीम अभी छोड़िएगा नहीं। इट टेक्स 3 to 6 months। ये जो आपका नाक का पिछला हिस्सा है इसको नॉर्मल होते में 3 to 6 month लगेंगे और यही आपकी वीकनेसेस का है। वीकनेस को दूर करना है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी और हाई प्रोटीन डाइट में वही आ गई आपकी दूध, दही, लबन, लस्सी और यानी आपका अंडे। साथ में आपको फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेना होगा और ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देखिए एनर्जी प्रोवाइडर्स ग्लूकोज होता है। अब हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट इसलिए नहीं देते कि आपकी प्रोटीन की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ऐसी गज़ाएं जिनके अंदर गज़ाइयत है जिसमें ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स डेली बेसिस पे आप लीजिए। जी 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 ये आप डेली अभी हमारे डॉक्टर साहब ने आर्केलियन और एवियन ये थोड़ा सा एनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि ये एनर्जी ड्रिंक्स मौजूद हैं आपके पास। मैं तो बल्कि स्पारुलिना की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई हूँ क्योंकि स्पारुलिना की जो 6 हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो 12 गोलियां एक वक्त में बिरयानी की देख तो वो चांद पे नहीं ले जा सकते, तो वो बेचारे 12-12 गोलियां खाते हैं दिन में 3 दफा। इट्स अ कंप्लीट फूड, गुड प्रोटीन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अगर आपके इलाके में स्पारुलिना मिल रहा है तो प्लीज हर शख्स को इस वक्त एंटीवायरल स्पारुलिना बेहतरीन है। गैनोडर्मा स्पारुलिना बेहतरीन आपको टोक देगा। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। मुझे जब कोविड हुआ तो 8 दिन तक तो मैंने कोई दवा इस्तेमाल नहीं की क्योंकि जब मैं जाऊँ अस्पताल डॉक्टर मुझे वापस भेज दें कि आपका ब्लड में तो इतना अच्छा WBC है, आपका तो प्लेटलेट इतना अच्छा है, तो आपको ये जो इफेक्ट हो रहा है ये बस ये खुद ही ठीक हो जाएगा। एक हॉस्पिटल मुझे तसल्ली नहीं हुई, एक हॉस्पिटल ने मुझे के स्टेरॉइड शुरू कर दिए। द मिनट आई स्टार्टेड स्टेरॉइड्स मेरा मुंह पक गया, मेरा मैदा फंस गया और ये आप फिरोज भाई जानते हैं कि मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। सुना था ना क्लास में हमने, बिल्कुल नहीं निकल रही थी और मैं एक ग्लास नहीं उठा सकती थी, छोटा ग्लास मैं नहीं उठा सकती थी, इतनी वीकनेस थी। मुझे जो डॉक्टर लिम हमारे गुरु हैं, डॉक्टर हैं और हमारी इन तमाम चीज़ों को उन्हीं के जरिए हम तक मिली हैं। उन्होंने जो डांट लगाई, उन्होंने कहा तुमने वो प्रोडक्ट्स कम किए होंगे इसीलिए तुम्हारी इम्यूनिटी कम हुई। यकीन कीजिए मैंने अपने वो प्रोडक्ट्स डबल कर दिए, ऐसी तैसी मैंने स्टीरॉइड्स को भाड़ में डाला और आज देखिए 2 तारीख 10 तारीख 12 तारीख को मेरा टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, 2 अप्रैल को मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। जी मुझे कोई कमजोरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट बैक और अल्लाह का शुक्र है। अभी रमजान में भी बगैर सहरी के मेरे रोजे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं और मैं वही 4-5 बजे तक काम करती हूँ, फिर मैं फिरोज भाई को तंग करती हूँ 1-1.5 घंटे। लेकिन मतलब तवानाई की वो कमी जो आप कह रहे हैं ना वो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस गेम। लेकिन प्रोटीन्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, पानी और प्रोटीन्स। स्टीम ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ और लंग्स की एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत वॉक करने की हिम्मत कीजिए। वॉक भी कर रहा हूँ, इवनिंग में कर रहा हूँ। आपको जरा सी जो पसीने आएंगे उससे आपकी भूख खुलेगी। वॉक कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब एक सवाल है जो मेरी अहलिया भी करना चाहती हैं, फिर मैं एक सवाल पढ़ूंगा भी जो चैट बॉक्स में मेरी अहलिया सवाल करना चाहती है, करें? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत स्वीट है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी आवाज को सुन के। मुझे मैं अक्सर आप लोग की क्लास में बैठी होती हूँ, सुनती होती हूँ। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत है वरना बंदी किस काबिल है। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे हंसता रखे और हम सबका रिश्ता कायम रखे ताकि ये रिश्ता जन्नत तक हम सबको ले जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे सवाल ये थे डॉक्टर साहिबा कि मुझे भी कोविड का अटैक हुआ था। अच्छा जी बताएं। उसके बाद से वीकनेस बहुत ज्यादा थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर लोड लिए रही काम का। अब मेरे साथ ये हुआ है कि मेरे सीधे हाथ से एक कप भी नहीं पकड़ा जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं नस दब गई है कोई कंधे से। तो वो एप्पल साइडर कह रहे हैं, मतलब मेरे जो डाइटिशियन से जो मैंने थोड़ा कंसल्ट करा है, तो क्या मैं
एप्पल साइडर ले सकती हूँ डॉक्टर? बिल्कुल ले सकती हैं आप, बल्कि न्यूरोबियन का अगर आप मेडिसिन में जा रही हैं तो B1, B6, B12 आपके पास मिलती है। न्यूरोबियन की हैवी मिकदार 2 गोलियां 3 दफा या 1 गोली 3 दफा वो लीजिए। लाइंसमीन एक टैबलेट आती है, वो बल्कि रियाज भाई से आप लीजिएगा, फिरोज भाई, रियाज भाई आपको गाइड कर देंगे वहाँ कहाँ से मिलती है। लाइंसमीन की एक टैबलेट है जो आसाब में नर्व्स को ग्रोथ करती है। तो उसकी 2 टैबलेट, 2 सुबह 2 शाम, और एक ऑयल है, वो ऑयल मसाज करें डेली 2 दफा कम से कम। जो हाथ आपका इफेक्टेड है उसमें डेली 2 दफा वो करें, और इस्तेमाल करें, और साथ में प्रोटीन ज्यादा लें, और थोड़ी एक्सरसाइज हाथ की कीजिए, तो इंशाल्लाह उससे बेहतर है। मुझे फिर आप फीडबैक दीजिएगा 2 वीक्स में इंशाल्लाह। ये राना तबस्सुम लिख रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर में सबको कोविड हो गया था और मुझे स्टेरॉइड्स भी चला था, मुझे कुछ खास प्रिकॉशंस लेना चाहिए? 2 दिन पहले ही दवा की डोज फिनिश हुई है, क्या क्या? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल उसी तरह बिहेव करना होगा जैसे खुदा न खास्ता आपको अभी कोविड है। जो एहतियात और जो ग़िज़ाइयत आप अपनी उस वक्त अपने घर वालों को दे रही थी, वो आपको अपने लिए रखनी पड़ेंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मेरा टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले मेरी दवा फिनिश हुई है सारी। जी। मेरा CRP एक्चुअली पोस्ट कोविड जब सारी दवा चल गई थी तो CRP आ गया था, बढ़ा हुआ 15 था, तो फिर से चली थी मुझे वो, तब चली है स्टेरॉइड। तो अभी 2 दिन पहले फिनिश हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है, और घर में सारे लोग, मतलब मेरे सास ससुर को भी हो गया था, मेरे हस्बैंड को भी, और मेरी बेटी को भी हो गया था। तो फिर अभी तो सब ठीक है। बिल्कुल आप उसी तरह वो ग़िज़ाइयत जो आपको कोविड के दिनों में दी गई थी ना, बिल्कुल वही सामने रखिए। न्यूरोबियन जैसे B1, B6, B12, जो मैंने आपको ये 4-5 विटामिन बताए, ये रेगुलर लीजिए। दूध, दही और अंडों का इस्तेमाल रखिए, शहद का इस्तेमाल रखिए, कलौंजी का इस्तेमाल रखिए। पानी में जब भी आप पानी पिए, गर्म पानी पिए, और उसमें नींबू डाल के पिए, या ग्रीन टी पिए, या लेमन बना के पिए। तो ऐसी चीजें कि जो आपकी बॉडी को एल्कलाइन रख सकें। कोशिश करें कि थोड़ी बहुत चेस्ट की एक्सरसाइजेस जरूर करें। मैदे को आप बचाएंगी अपने तेल और मिर्च से, तो जो भी आप दवा खा रही हैं वो मैदे को डायरेक्ट अटैक कर रही है। अच्छा, एक्चुअली मुझे दोबारा हुआ था, एक बार मुझे सितंबर में हो गया था, उसके बाद फिर से ये हुआ था। तो और सर में बहुत तेज दर्द हो जाता है। मतलब देखिए आपकी इम्यूनिटी कितनी कम है। आपको सी फूड लेना चाहिए, आपको मछली ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए, विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए आपको, मैग्नीशियम, विटामिन, सेलेनियम, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसे जो प्रोटीन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और CRP आपका इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं आपको बताऊं फिरोज भाई, मेरा CRP 11 पे गया, स्टीरॉइड्स लिया मैंने तो मेरी तबाही मची, और उसके बाद जब मैंने सब छोड़ दिया मेरा CRP 1.2 पे आ गया, सिर्फ अपनी जो सप्लीमेंट्स और अपनी डाइट कंट्रोल से। तो कोशिश करके आधा दूध आधा पानी। आपके पास जो सप्लीमेंट्स हैं, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट वगैरह आप भेज सकती हैं? कुछ जी, है? बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरा YouTube चैनल भी है, मेरे तमाम आप बताइए क्या है, क्या, ताकि लोगों को पता चले। सिर्फ आप अस्मा मुनीर लिखिए YouTube पे। अच्छा। तो आपको मिल जाएगी सारी चीजें, एक एक प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च है, 4000 आर्टिकल्स तक हम लोग तक पहुंच गए हैं, और एक एक प्रोडक्ट की साइंटिफिक बेस्ड वो है। उसके बाद मैं इसमें कूदी हूँ। अच्छा। आपको पता है मेरा तो दिमाग खराब है ना, मैं तो डॉक्टर होने की वजह से मेरे न्यूरॉन्स सही नहीं है, मुझे हर चीज की खुदाई की आदत है। It took me 3 years to make myself comfortable to start using this coffee or this toothpaste or this shampoo which was completely organic. और अल्लाह ने बचाया मुझे, और मेरी पूरी टीम जो इस वक्त IVF की टीम है, उन सब ने वैक्सीन लगवाई, और 80% वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको कोविड हुआ। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, उनको मैंने टी ट्री क्रीम, सबके हाथ में टी ट्री क्रीम और नींबू वाली चाय और स्पाइरुलिना की 6 गोलियां मैंने गिफ्ट कर दी सबको। मैंने कहा खाओ तुम तो जिंदा रहोगे। ये जो आप बता रही हैं स्पाइरुलिना, क्या स्पेलिंग क्या है इसकी? SPIRULINA, स्पाइरुलिना। इट्स अ ग्रीन फूड, बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। अगर आप WHO की, इसकी यूनिसेफ की वो देखें तो WHO ने इसको बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड कहा है। तो ये हमें कहाँ इंडिया में मिलेगा? ये 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बच्चे तक को दी जा सकती है। तो ये मिलेगा यहाँ? इंडिया में तो बहुत है, इंडिया में तो बहुत है, कैप्सूल की शक्ल में भी है। ऑनलाइन मिल रहा है सर? आप ऑनलाइन मत लेना, ऑनलाइन महंगा पड़ेगा। यहाँ के जो आपके कानपुर के ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे डायरेक्ट लीजिएगा।
वरना ये आपको नहीं पता, हमारे मुल्क जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यूं बनाते हैं नंबर 2। जी जी सही बात है। डायरेक्ट कंपनी से लीजिए। रूबी खान कुछ पूछना चाह रही है। रूबी क्या पूछना चाह रही है, पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम, मुझे वो है थायराइड है, मुझे कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है। जी जी, उसके लिए आपको कंट्रोल नहीं है थायराइड? थायरोक्सिन ले रही है? जी थायरोक्सिन ले रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे कमजोरी बहुत रहती है। देखिए, कमजोरी की 1,80,000 वजूहात हैं, उसमें सिर्फ बेचारे थायराइड को मत इल्जाम दीजिए, उसमें बहुत सारी आपकी अंदरूनी कमजोरियां होंगी, जिनमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब की कमजोरी है। अब आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी एज और आपकी वेट कितना है, क्या आपने अपनी हड्डियों को, जिसको 60 kg के लिए अल्लाह ने दिया था, आपने उसको मेरी तरह 80 kg पे डाला हुआ है, तो भी आपको कमजोरी होगी। तो ये सब चीजें हैं, इनको आप पहले डिफरेंशिएट करिए कि क्या अकेला थायरोक्सिन की वजह से? थायरोक्सिन में होती है कमजोरी, मगर इतनी नहीं होती, वजन बढ़ता है उसमें। मुझे ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, टीबी हो गई थी मुझे, उसकी भी दवाई ले रही हूँ मैं। हाँ, तो बस केमिकल पॉइजन्स भी तो आपको जा रहे हैं इतने, इसका मतलब ग़िज़ाइयत की कमजोरी और सही ग़िज़ा की जरूरत है आपको। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर फिरोज भाई से ले लीजिए, किसी वक्त मैं बॉटम पे आपसे एक बात करके आपकी पूरा ग़िज़ा का पैटर्न बना के दे दूं, वो फिर उसके बाद आप मुझे 15-15 दिन से बताती रहिए कि कैसा फील कर रही है। और फिर मुझे $1,000 का चेक भेज देना। समीम शाह कुछ पूछना चाह रही है। समीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी हम इंडिया में ये सुन रहे हैं ना कि जो अब इसकी थर्ड लेयर वो आएगा, थर्ड वायरस जो आएगा, थर्ड फेज, इसमें बच्चों पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो हाउ कैन वी एनहांस द इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 10 years? वही बात है ना, उन सब की आपको ग़िज़ाइयत और एक्सरसाइज और विटामिन्स और सफाई का ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, डिसइंफेक्टिंग, गुड प्रोटीन डाइट, गुड विटामिन्स, ये उनके लिए भी वही है, चाहे वो मैंने कहा ना कि 1 दिन का हो या 100 साल का, उसकी रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी ना। बस आपने उनको ट्रेन करना है कि यू हैव टू लिव विद दिस वायरस, इट्स नॉट गोइंग टू गो। जैसे हम एसी के साथ जिंदा हैं, हम अपनी लाइटों के साथ जिंदा हैं, पहले तो मोमबत्तियां थी ना, हम ट्यूबलाइट के साथ जिंदा हैं, हम लाइटों की मुसीबतों के साथ जिंदा हैं। इसी तरह आपको इसको अभी पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाना होगा। यू हैव टू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। मछली, बच्चों को आप विटामिन डी दें ज्यादा से ज्यादा, अगर आप उन्हें नहीं खिला सकती तो विटामिन डी के स्पेंस्यूज मिलते हैं हमारे पास। स्पायरुलिना सीरियल है बच्चों के लिए, नूडल्स हैं। ओके, तो जो बुजुर्ग नहीं खा पाते ग़िज़ा, उनके लिए नूडल्स और सीरियल मौजूद हैं। देयर इज अ लॉन्ग रेंज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, वो किसी वक्त हम तफसील से एक एक प्रोडक्ट आप देख भी लीजिए, नेट पे ऑलरेडी सारा मौजूद है। लेकिन बच्चों को ट्रेन करना लाजिमी है, पानी के लिए, सफाई के लिए। जीनत कौसर कुछ पूछना चाह रही है। जीनत। जी जीनत। जीनत भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गई हैं इससे, कोविड से, ये भी गुजर चुकी हैं इससे। शायका आप कुछ पूछना चाह रही हैं? शायका फातिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही शायका की मुझे। जी, वो मुझे भी कोविड हुआ था, तो अभी बस दवा चल ही रही है, अभी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हम अच्छी तरह ठीक हैं, बस सिर्फ खांसी हो रही है, लेकिन किसी किसी दिन लगता है कि बहुत ज्यादा वीकनेस है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी दिन बिल्कुल फिट लगते हैं और कभी तो वीकनेस इतनी ज्यादा है? हमने रोजा भी शुरू कर दिया था परसों से। नहीं, रोजा रख नहीं सकती हैं आप, इसलिए कि एवरी 2 hours यू हैव टू ईट फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स। आपने लेने फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स विद एम्पल वाटर, और उस वाटर में आप भले शहद डाल के रख लीजिए, नींबू डाल के रख लीजिए, वो बना के रख लीजिए, वही पानी पीजिए, उससे आपको तवानाई भी मिलेगी और रिपेयर भी मिलेगी। कोशिश करें, कॉन्सेंट्रेट करें, अपना डाइट प्लान बनाएं। तकरीबन 2000 to 2500 कैलोरीज थ्रू प्रोटीन आपको लेनी पड़ेंगी, वरना ये आपकी बॉडी जब आपका मेटाबॉलिज्म यूज कर लिया उसने एनर्जी को, तो आप फिर वीक हो जाओगे। वो जैसे अब मुझे सांस आज लेना है तो मैं कहूँगा भी बहुत दिन हो गए सांस लेते हुए, आज मैं सांस नहीं लेती, ऐसा नहीं हो सकता ना। सांस तो मुझे हर मिनट लेनी पड़ेगी। इसी तरह ग़िज़ा भी हमेशा वही लेनी पड़ेगी जो आपको इससे निकाल सके। कॉम्पैक्ट हो, यानी थोड़ी हो लेकिन मुकव्वी हो। हमें कोई प्लेट भर के चावल नहीं खाने हैं, हमें कोई प्लेट भर के मतलब 4 रोटियां नहीं खानी है। जो भी चीज खानी है वो ऐसी खानी है कि जो थोड़ी हो, आसानी से हजम हो सके और आपको तवानाई दे, पूरी तवानाई दे।
ये आपका क्राइटेरिया उसके लिए होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल था कि एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, उसके बारे में अगर आप बताती सकते, क्योंकि मुझे तो एसिम्प्टोमेटिक कंटामिनेशन ही हुई थी, एक पेशेंट को पॉजिटिव था और मुझे पता नहीं था। आई वाज अबाउट टू डू द सर्जरी फॉर दैट पेशेंट और ऐसी मैंने रिपोर्ट देखी तो शी वाज पॉजिटिव, शी डिडंट हैड एनीथिंग, so she was a carrier। क्योंकि हो सकता है उसको पहले कोविड हुआ होगा, उसकी एंटीबॉडीज थोड़ी कम थी, वो पॉजिटिव आती रही, तो वो जो एक्टिव वायरसेस था उसकी नाक से और मुंह से हमें मिलते रहे और उसकी इम्यूनिटी उसको स्ट्रांग है, उसको बीमार नहीं होने दिया उसने। तो ऐसे केसेस के लिए फिर वही बात है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, मास्क के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो मास्क के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक वो जो साइंटिफिक है कि भाई वो उसके होल्स इतने हों और हम ये वाला मास्क यूज करें, हम वो वाला मास्क यूज करें, वो फिर आप सोच समझ के वो मास्क यूज करें जो वाकई आपकी हिफाजत करे। कि थर्ड ग्रेड मास्क लेने की जरूरत नहीं, जिससे उल्टा आपकी जो बुरी हवा अंदर जा रही है, वो भी तो अब हम कोविड वाले उसमें भी तो मुब्तला हैं कि आप अपने आप से री इन्फेक्ट हो रहे हो, आपकी अपनी जो खराब हवा है वो आपके लंग्स में वापस जा रही है, उससे भी बचना है ना। तो आपको माउथ वॉश, टूथपेस्ट जो पहले आप 2 दफा करते थे, अब आप 3 से 4 दफा टूथपेस्ट कीजिए। स्टीम इनहेलेशन आप रेगुलर लीजिए, आप उसको पार्ट ऑफ योर लाइफ बना लीजिए। अच्छा, ये पूछ रहा था कि स्टीम में कई बार ऐसा होता है कि विक्स का ज्यादा इस्तेमाल से जकड़ जाता है वो नजला, तो नहीं, फिर आप उसके ज्यादा, हाँ बिल्कुल, उसके लिए आपको जरूरत है एहतियात की। देखिए, विक्स वहां यूज कीजिए जहाँ पे ब्लॉकेड आपको नाक में ज्यादा महसूस हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो रेगुलर एहतियातन स्टीम आप ले रहे हैं वो आप सिर्फ नॉर्मल स्टीम नमक के साथ ले सकते हैं, बेकिंग सोडे के साथ ले सकते हैं, और या उसके अंदर लौंग डाल के ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसके अंदर कुछ डालें। स्टीम कई दफा ऐसे ही होता है कि कुछ लोग स्टीम लेने में विक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं नहीं, वो आप बहुत ज्यादा नहीं लीजिए। मेंथॉल कभी कभी नुकसान करता है। ये बारीक बारीक झिल्लियां जो आपके लंग्स की है ना, उनको बर्बाद कर सकता है। हर चीज का एक्सेस बुरा होता है। जी, जज़ाकिल्लाह। मिराज कुछ पूछना चाहते हैं? मिराज, डॉक्टर साहब आपके पास टाइम तो है ना अभी? आपका आज सारा टाइम आपका है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर, बहुत यूजफुल था। थैंक यू। बताए जैसे मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी पिछले 20-25 दिनों से। 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मैडम ने कहा कि फाइजर इज द बेस्ट वैक्सीन, बट वो अवेलेबल नहीं इंडिया में। इंडिया में तो 3 ही ऑप्शन है, कोवैक्सीन और स्पुतनिक अभी आई है। हाँ, स्पुतनिक भी अच्छी है, लेकिन स्पुतनिक के जो डेटा है वो मेरे पास, मैं बताती हूँ आपको। कोविशील्ड कौन सी? जी, स्पुतनिक, गैम कोविड वैक जो है ना, इनकी गैमेलिया वालों की, हाँ, उसकी भी 92% एफिकेसी है। किसकी? स्पुतनिक की? स्पुतनिक की। ओके। सबसे बेहतरीन तो जाहिर है ये फाइजर की, इनकी 95% है। उसकी दूसरी नंबर पे आती है मॉडर्ना जो 94% पे है, और थर्ड पे आती है स्पुतनिक। ओके। और चौथे पे फिर आपकी आती है नोवावैक्स। आपके पास पता नहीं कौन सी वाली अवेलेबल है, मुझे मालूम नहीं। स्पुतनिक के अलावा एस्ट्रा की है, एस्ट्राजेनेका। नहीं, स्पुतनिक के अलावा तो बस कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके है। हाँ, कोवैक्सीन भी अच्छी है, लेकिन स्पुतनिक बेस्ट है। आपके पास अगर देख रहे हैं ना, तो थर्ड नंबर पे आती है स्पुतनिक। जी, जज़ाकल्लाह। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे छोटी बेटी है 4 इयर्स की, आप स्टीम लेते रहना है, बट वो स्टीम ले नहीं पाती है, उसके लिए क्या तरीका ये है कि एक चीज आती है बच्चों का नेबुलाइजर। अच्छा, नेबुलाइजर है ना, वो नेबुलाइजर में थोड़ा सा वो यूज कीजिए। और जब या बच्ची सो जाए, आप गोद में लीजिए, खुद भी स्टीम लीजिए और उसको भी जाएगी। नहीं, वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर नेबुलाइजर ठीक है, नेबुलाइजर में क्या प्लेन पानी? बिल्कुल प्लेन पानी भी दे सकते हैं, बल्कि उसमें आप थोड़ा सा उससे हॉट वो कर सकते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। वो एपरेटस यूज कीजिए जो नेबुलाइजर का है। जी, बेहतरीन है। बल्कि मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो नेबुलाइजर यूज कर सकते हैं, या जो CPAP और DPAP यूज कर रहे हैं, वो DPAP लगा ले तो आबो हवा की जो ऑक्सीजन है वो उन्हें मिल जाएगी। जी, जज़ाकल्लाह। तो उनको बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जज़ाकल्लाह। जी, सब। जीनत, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। मैम, मुझे भी कोविड हुआ था और अभी मेडिसिन चल ही रही है,
बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आ रही है, सीने पे गैस बनना और बहुत परेशानी होती है, कभी कभी सांसें भी फंसने लग जाती है। तो इस गैस्ट्रिक को मतलब ठीक करने के लिए या उसके लिए क्या देखिए करना पड़ेगा? दो चीजें हैं आपके पास। मैदे को सही करने के में आपके 3 चीजों का हाथ होता है। एक तो ये देखना पड़ेगा कि आपको अंडरलाइन मैदे की कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, एसिडिटी पहले से तो नहीं थी, आपके गॉल ब्लैडर का कोई इशू तो नहीं है, या आप कोई तेल से ज्यादा तेल वाली गजा मत इस्तेमाल कीजिए, हल्की गजा लीजिए, उबली हुई चीजें लीजिए, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लीजिए, खाली पेट मत रखिए। और जो चीजें गैस बनाती हैं जैसे अंडे की जर्दी, चने, पालक, ये चीजें गैस बनाते हैं, तो उन चीजों को अवॉइड करें। और खाली पेट सुबह निहार मुंह अगर आप 2 चमचे जीरा लेके, ये सबके लिए है, अगर जिनको भी एसिडिटी है ना, अगर सुबह वो 2 चमचे सफेद जीरा चबा के निकल लें और 2 गिलास गर्म पानी पी लें, तो आपकी मैदे की जो एसिडिक कंटेंट है वो बेहतर हो जाएगा। दूसरे स्ट्रेस, अगर आपकी दवाइयों का और जहनी स्ट्रेस दोनों मिल गया तो एसिड ज्यादा रिलीज होता है, और एसिड को रिलीज करने के लिए एल्कलाइन चीजें हैं। एल्कलाइन चीजों में आपके पास दूध, एक हम जिसको कच्ची लस्सी हमारे कहते थे कि एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा दूध, एक हिस्सा दही, वो मिला के आप रख लें और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। नॉर्मल ग्लूको बिस्किट्स हैं और ये नमकीन लस्सी, ये आप रेगुलर लीजिए, मगर रीजन जरूर ढूंढ लीजिए कि खुदा ना खास्ता आपके मैदे में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो काबिल इलाज, आपको कोई H2 रिसेप्टर तो नहीं चाहिए, आपको कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चाहिए मैदे का। अगर सिर्फ कोविड की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो ग़िज़ा का जूद हजम होना, सिंपल होना, नॉन चिली, नॉन ऑयल, जैसे बच्चों का इवन सेरेलैक आप खा लेती है ना, पॉरेज है, ओट्स है, इन चीजों का, ओट्स बेहतरीन ग़िज़ा है इस वक्त ग़िज़ाइयत में कोविड के लिए। उसमें आप भले यखनी डाल के, यखनी और ओट्स मिला के आप अपनी तवानाई पूरी कर सकते हैं। दिन में 2-3 दफा यखनी पीजिए, उसमें ओट्स में डाल के आपको एनर्जी भी मिलेगी और उसमें कोई मिर्च भी ना होगी। ठीक है, मिर्चों का और तेल का इस्तेमाल बंद कीजिए, और गॉल ब्लैडर जरूर चेक करा लीजिए, कभी कभी छोटे छोटे ये स्टोन्स जो है ना, ये मैदे को तंग कर रहे होते हैं। जी ठीक है। जी मेरे ख्याल से ये फातिमा गनी साहब लिख रहे हैं कि प्लीज नोट इफ यू हैव अ चॉइस देन गो फॉर द वर्ड डॉक्टर अस्मा इज रिकमेंडिंग, बट इफ यू डू नॉट हैव एनी चॉइस प्लीज गो अहेड टेक व्हाटएवर। अच्छा, यानी वैक्सीन के बारे में लिख रहे हैं फातिमा गनी साहब। जी 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 ठीक है। तो अच्छा, किसी और को कोई सवाल है? क्योंकि मेरी अभी बात का 2 मिनट बाकी हैं अभी मेरे, मैंने तो अपने बरारा के लिए भी तो मुझे बात करनी है। हाँ बताइए, बरारा के बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा मूड चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा चेंज, बी क्विक, टॉपिक चेंज, बहुत हो गया कोविड। तो वैसे अव्वल तो मैं मुंह पे तारीफ करने की आदत नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं जज़ाकल्लाह खैर और अल्लाह मियां फिरोज भाई को जिंदगी, सेहत और तवानाई दे के वो हम जैसे लोगों को सुधार रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन इट वाज अ रियली टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं गुज़िश्ता यानी 10th क्लास से मैं अरबी की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन जिस तरीके की समझ और जिस तरीके की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ और जिस सहूलत, सबसे प्यारी बात यह है कि नो स्ट्रेस। आप एक बात को 10 दफा इनसे पूछ लीजिए, बेचारे के माथे पे शिकन नहीं आने वाली। बड़े से बड़ा ब्लेंडर कर लें, सिर्फ कलेजा मुंह को आने का एक जुमला मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मतलब आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस्ताद जी नाराज हो गए। और ये जो खूबसूरती है ना कि उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते ने इस प्रोग्राम को बिल्कुल अलग लेवल पे ले लिया है। और हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब 6 बजेगा और मैं क्लास में जाऊं, यहाँ तक कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, और वो मोबाइल को मैं सीने पर रख के और मैं सुन रही थी, सिर्फ बोला भी नहीं जा रहा था। और मेरे बेटी मुझसे कहती है, अम्मी दिमाग खराब हो गया, कल सुन लीजिएगा और रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। मैंने कहा नहीं, रिकॉर्डिंग में मैं सवाल वो नहीं कर सकती, मुझे मजा नहीं आता। तो मेरा तजर्बा बरारा का तो फिर सुपर से भी ऊपर है माशाल्लाह, क्योंकि सब लोगों के लिए मैं समझती हूँ कि वही फीलिंग होगी कि किसी चीज़ को प्यार, मोहब्बत, इस्तकामत के साथ और उसको लगन के साथ करेंगे तो वो रिटेन होगी। जो सिर्फ आप पढ़ के उड़ा देंगे तो फिर वो नहीं रिटेन होती, और उसके साथ यादें वाबस्ता हैं। आप हर आयत के साथ कोई बात ऐसी अटक जाती है जो याद रह जाती है। मतलब हम कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर देते हैं और फिर फिरोज भाई उस पर हमें तस्सीह करते हुए इतने मजे से कोई बात कह जाते हैं, वो बात याद रहेगी तो वो सूरत याद रह जाती। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है, और मैं सबको, बल्कि मैंने तो बहुत लोगों को भेजा है, लेकिन वो टाइम फ्रेम किसी का कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लासेस के लिए,
तो मैं तो चाहूंगी कि इसको और बड़े पैमाने पे प्रोफेशनल लेवल पे अल्लाह मियां इसको तरक्की दे और हम सब अपने बच्चों को ये इस पर लेके आए कि हम एक एक लफ्ज को इस तरह समझें। और एक छोटा सा सवाल और कर लूं? जी 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 खान साहब, ये जो आजकल वैक्सीन लग रही है, ये लगाना चाहिए कि नहीं लगाएं? और सारी बच्चों को रात लगा कि कहानी नहीं लगाएं? सुनी, सारी रात कहानी सुनी, सुबह पूछा जुलेखा मर्ती की औरत हैं। खान साहब जी, वैक्सीन की बात हो चुकी है खान साहब, लेकिन क्योंकि अभी बात हम बच्चों के लिए, बच्चों को तो वैसे भी वैक्सीन नहीं लग रही ना मेरे भाई। बच्चों को तो ये इसकी कोविड की वैक्सीन अभी अंडर 13 तो हमारे यहाँ तो नहीं लग रही। WHO ने भी इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। यहाँ पे कुछ लोग एडवाइस कर रहे थे, इसलिए एडवाइस कर रहे हैं तो उनके पास एविडेंस मांगिए उनसे। अच्छा अच्छा, से कहिए कि आप हमें एविडेंस दें, क्योंकि हम बच्चों को ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। किसी वक्त अगर इस स्टेज में अगर उनको ज्यादा फीवर या ज्यादा कोई ब्रेन में या मैदे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुश्किल होगी। अव्वल तो अब आके बच्चों में ये वेरिएंट आया है, वरना इससे पहले बच्चों में नहीं था। जी जी। तो बस उनकी इम्यूनिटी एनहांस कीजिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स लोग लगा रहे हैं या दूसरी जो वैक्सीन हैं उनकी जो DPT वगैरह या पोलियो की, वो तो आप लगा ही रहे हैं ना। हाँ जी हाँ, वो सब लग रहे हैं। बस उनकी सोशल डिस्टेंसिंग और ये स्टीम एक्सरसाइजेज, इन पे जरा सी तवज्जो दीजिए, प्रोटीन्स पे तवज्जो दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज आई। इंतजार मेरा एक और सवाल था। जी जी। ये कि कफ जकड़ने की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, ब्रीदिंग देखिए, जहाँ पे भी कैपेसिटी रिड्यूस हो, चाहे वो किसी डिजीज की वजह से हो, चाहे वो सिक्रीशंस की वजह से हो, अगर कफ करके आपने पूरा स्प्यूटम बाहर नहीं निकाला है तो ब्रेथलेस तो होंगे। और ब्रेथलेस होने की दूसरी वजह है खून की कमी। अगर आपके खून में ऑक्सीजन नहीं जा रही तो आपकी तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो आपके दिल पर ज्यादा बोझ आएगा। जब दिल कहेगा लाओ जी ऑक्सीजन दो, तो आप ज्यादा सांस लोगे उसको। तो वो चीज आपके 3 चीजों पे, ब्रेथलेसनेस सिर्फ अकेले लंग्स की वजह से नहीं होती। आप देखें लोगों के लंग्स ठीक है, जिसको हम कार्डियक अस्थमा कहते हैं, दिल नहीं पंप कर रहा सही से। अब दिल पंप नहीं कर रहा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी लंग्स में, शरीयानों में नहीं जाएगी, तो वो ब्रेथलेस हो जाएंगे। कार्डियक पेशेंट भी तो ब्रेथलेस होते हैं, खून की कमी वाले भी तो ब्रेथलेस होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ठीक होते हैं, चलना शुरू करते हैं, ब्रेथलेस हो जाते हैं, जीना चढ़ते हैं, ब्रेथलेस हो जाते हैं, वो तो नहीं बीमार होते। उनकी कैपेसिटी कम होती है, उनकी एक्सपेंशन कैपेसिटी लंग्स की और हार्ट की कम होती है, या वो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं या एनीमिक होते हैं। तो अगर आपका लंग्स में सिक्रीशंस मौजूद हैं तो उसको आप नेबुलाइज कीजिए। टेक अ ड्रग फॉर नेबुलाइजेशन, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज कीजिए, इनहेलर यूज कीजिए, स्टीम लीजिए और स्पिट आउट, उस स्पुटम को निकालना जरूरी है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, स्पाइरुलिना किस कंपनी का लेना है? स्पाइरुलिना हमारे पास जो हमने ऑर्गेनिक रिसर्च के बाद है उसमें तो डीएक्सन का बेस्ट है और चीपेस्ट है, और टैबलेट फॉर्म में भी है, कैप्सूल फॉर्म में भी है, सीरियल फॉर्म में भी है। क्या बताया आपने नाम? डीएक्सन मलेशियन है। डीएक्सन जी जी जी, कैपिटल अल्फा जी, डीएक्सन। IRULIN। मैं यहाँ ऐड करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में पिछले ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कोई 10 साल से ऊपर हो गया, और अब तो तेलंगाना स्टेट में भी बहुत बड़ा फार्म स्पाइरुलिना का लगा है। तो आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं इंडिया में कि आपको उस मेयार का नेचुरल ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना मिल रहा है और सबसे सस्ता। तो ये आप अपनी ग़ज़ा में इसको जरूर ऐड करें। और मेरे जो है ना पोते पोतियां जो है ना वो चने के जैसे खाते हैं। जी, मेरी नवासी तो मैं आपको वीडियो भेजी थी ना फातिमा भाई, मैंने वीडियो भेजी थी। शी इज ओनली 5 इयर्स। फिरोज भाई 5 साल की है मेरी नवासी, वो कोविड के बारे में तकरीर कर रही थी। वो तो बहुत बड़ी है, मेरी वाली जो है ना 2 साल वाली ले रही है। तो घर में आप किस तरह तकरीर कर रही थी कोविड के ऊपर कि आप स्पाइरुलिना लीजिए, यू हैव टू ईट स्पाइरुलिना टू गेट रिड ऑफ कोविड। तो ये सारी नेचुरल चीज जो है ये आप लोग जो है ना अपने साथ अपने लाइफ में डालें, तो फिर ही कहीं जाकर बाहर से, जिस तरह उन्होंने जो घर के बारे में जो बात कही वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्रभाव बताया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा, आपने माशाल्लाह इतना डिटेल में ये सारी चीज बताई। और फिरोज भाई आप जरूर इसको जो है ना सारे ग्रुप में देंगे, हमें भी मिलेगा ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
ठीक है, फिर प्रोग्राम को यहाँ पे मुकम्मल करते हैं इंशाल्लाह, और शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे डॉक्टर अस्मा को और फातमी गनी साहब को भी और सबात को भी माशाल्लाह, क्योंकि इन लोगों ने इस प्रोग्राम को पॉसिबल किया, और आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों ने इसको सब्र के साथ सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इंफॉर्मेटिव था। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और जो लोग अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतयाब करे और उनको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सेहत दे, और जिन लोगों का इंतकाल हुआ है अभी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और घर वालों के लिए सब्र जमील अता करें अल्लाह ताला उनको, उसके लिए दुआ करें इंशाल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैर फिरोज भाई, जज़ाकल्लाह खैर फातिमा भाई कि आपने मौका दिया मुझे बर्दाश्त करने का। सब नहीं माशाल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने को मिला माशाल्लाह। आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे और एक दूसरे के काम आने की तौफीक दे हमें। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।